गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुरक्षित हैं, घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सीए फाइनल पेपर 8 इनडायरेक्ट टैक्स लॉ पार्ट 1 जीएसटी। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर तो देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज स्टॉप दिस वीडियो, गो बैक एंड सी इंट्रोडक्शन लेक्चर so that you can plan your study, and once you plan your study, half job is done. So see the introduction lecture, come back and start this video. So today we are going to cover chapter 1 GST in India and introduction. अब कुछ स्टूडेंट का आर्टिकलशिप पीरियड के अंदर जीएसटी का एक्सपोजर होता है, कुछ को एक्सपोजर नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो समझने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों implementation of GST is called historical move in India, why it is marked as a significant indirect tax reform। ये समझने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी के पहले क्या होता था वो समझना पड़ेगा, और जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद क्या होने लगा, जिससे कि हम कंपैरिजन कर सके, हम समझ सके कि पहला जो इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम था उसमें क्या डेफिशिएंसी थी, हाउ इट वाज इंपैक्टिंग इकोनॉमी, व्हाई इट इज कॉल्ड दैट जीएसटी इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। अगर आपको जीएसटी का कुछ भी नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग सबसे पहले बैकग्राउंड के अंदर जाएंगे, उसके बाद जो रियल स्टडी है जीएसटी से रिलेटेड, जो प्रोविजन से रिलेटेड, दैट वी आर गोइंग टू कवर लेटर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर: ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ, deficiency in the earlier indirect tax regime, benefit of GST, framework of GST in India। तो ये आपको जीएसटी का जो बेसिक नॉलेज होगा वो उसके लिए है, ये टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, नॉट एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, वी आर गोइंग टू कवर ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू जीएसटी। Then we are going to cover selected definitions under section 2 of CGST Act 2017 and under section 2 of IGST Act 2017। लेकिन उसके पहले आपको जीएसटी का ओवरऑल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड डेफिनेशंस अंडर सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई ये जीएसटी के पहले क्या होता था, क्यों जीएसटी इंप्लीमेंटेशन को अपन हिस्टोरिकल मूव बोलते हैं, क्यों बोलते हैं हम कि ये गेम चेंजर है, या क्यों बोलते हैं ये सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, व्हाई इट इज सेड सो। तो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के पहले क्या होता था, चलिए पहले वो समझते हैं। ये इंडिया का मैप है, आप लोगों को मालूम है। अब इनकम टैक्स क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू। इंडिया में जितने भी स्टेट है उनकी अलग विधानसभा है और पार्लियामेंट है, जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग बोल सकते हैं। अब उनका सबका पीएनएल अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे हैव सेपरेट रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। टू फुलफिल those roles and responsibility, obviously they need money, करेक्ट। तो उनका रेवेन्यू सोर्स होना चाहिए। तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की, उनका रेवेन्यू सोर्स एक इनडायरेक्ट टैक्स भी है। तो उनमें से एक जो उनकी रेवेन्यू सोर्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी इंप्लीमेंट होने के पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड टू लेवी excise duty. Now this excise duty was on manufacturing of goods. इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स लगाती थी, जो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के ऊपर थी।
तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, it was only central government who was having power to levy excise duty on manufacturing of the goods and on provision of services, सर्विस टैक्स। और स्टेट को क्या पावर था? टू लेवी वीएटी, टू लेवी वीएटी। इसको पहले सेल टैक्स भी बोला जाता था। और ये कब लगता था? व्हेन देयर वाज सेल ऑफ गुड्स इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स था तो वीएटी या सेल टैक्स लगता था। और ये जो लेवी एंड कलेक्ट होता था ये स्टेट वाइज था। सो यूपी का अलग वीएटी लो, एमपी का अलग, राजस्थान का अलग, गुजरात का अलग, महाराष्ट्र का अलग, सब राज्यों का अपना अपना वीएटी लो था। इसके अलावा ये राज्य लगाता था। इसके अलावा एक राज्य के अंदर म्यूनसिपैलिटी भी होती थी। मान लीजिए जैसे मुंबई के अंदर मुंबई म्यूनसिपैलिटी, अहमदाबाद के अंदर अहमदाबाद, जयपुर के अंदर जयपुर म्यूनसिपैलिटी। अब उनकी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, करेक्ट। जैसे म्यूनसिपैलिटी पानी अपने को देता है, पानी की सप्लाई करता है, रोड कंस्ट्रक्शन भी करता है विद इन सिटी। अब उसके लिए भी पैसा चाहिए तो उनका भी रेवेन्यू सोर्स होना चाहिए। तो उसके लिए वो एलबीटी या ऑक्ट्रॉय लगाता था। ये कौन लेवी करता था? जो लोकल अथॉरिटीज होती थी जैसे म्यूनसिपैलिटी। सो दे यूज टू लेवी एलबीटी, लोकल बॉडी टैक्स और ऑक्ट्रॉय। तो किसी म्यूनसिपैलिटी की सीमा में कोई गुड्स आएगा तो उसके ऊपर ऑक्ट्रॉय या एलबीटी लगता था। तो आप लोगों ने देखा होगा अपने शहर के अंदर, अगर आप शहर में रह रहे हो, कि वहां चुंगी नाके होते थे। तो चुंगी नाके मतलब ऑक्ट्रॉय, ठीक है, वो वहां चेक करते थे, अच्छा इतना गुड्स आया, इसके ऊपर इतना ऑक्ट्रॉय लगेगा। ओके, तो ये म्यूनसिपैलिटी लगाती थी। उसके अलावा राज्य वीएटी सेल टैक्स लगाता एक ही गुड्स के ऊपर। और जब वो गुड्स मैन्युफैक्चर होता था तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अब अगर एक बिजनेसमैन को इंडिया में बिजनेस करना है, मान लीजिए उसने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और उसकी ब्रांचेस भी है, ठीक है, स्टेट वाइज जहां से वो सेल करता है, तो उसको एक्साइज ड्यूटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है और फिर स्टेट वाइज उसको वीएटी का रजिस्ट्रेशन लेना है। उसके अलावा अगर मान लीजिए उसका, जैसे रिलायंस जैसी कंपनी है, उसने कुछ शॉप्स भी खोले हुए हैं किसी सिटी के अंदर, तो वहां उसको एलबीटी ऑक्ट्रॉय का भी रजिस्ट्रेशन लेना है। अब सबसे बड़ी बात, ये इंडिपेंडेंट लॉ थे, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी का जो डिपार्टमेंट था उसको वीएटी से कोई मतलब नहीं था। और वीएटी का जो डिपार्टमेंट था उसको ऑक्ट्रॉय या एलबीटी वाले बंदे से कोई मतलब नहीं था जो उसका टैक्स डिपार्टमेंट था। सब अपने अपने कानून बना के रखे थे और सब अपने अपना रेवेन्यू कलेक्शन करते थे। आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती थी कि ये तो मेरा रेवेन्यू, मैं अपनी रेवेन्यू एश्योर करूंगी। स्टेट गवर्नमेंट बोलती थी कि नहीं, ये मेरा रेवेन्यू है, मेरे को अपना रेवेन्यू देखना। किसी को आपस में कोई मतलब नहीं। अब अगर आप एक बिजनेसमैन के हिसाब से समझे तो ये नाइटमेयर है। अब बिजनेसमैन टैक्स पे करना चाहता है, लेकिन टैक्स पे करने का मतलब क्या है कि इतने सारे डिपार्टमेंट से उसको डील करना है। एक बड़ी कंपनी है, उसकी कर्नाटका में भी ब्रांच है, राजस्थान में भी है, एमपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो उसको अलग अलग टैक्स डिपार्टमेंट से डील करना है, क्योंकि कर्नाटका का वीएटी लॉ अलग है, डिपार्टमेंट अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, राजस्थान का अलग है, एमपी का अलग है। और इसके अंदर ये भी पॉसिबिलिटी थी, जैसे मान लीजिए कर्नाटका के अंदर मोबाइल फोन के ऊपर जब मोबाइल फोन सेल होता था तो वीएटी रेट मान लीजिए 12% थी। लेकिन अगर वही मोबाइल फोन राजस्थान में सेल होता है तो राजस्थान वीएटी लॉ के हिसाब से टैक्स रेट लेस से इट इज 8%। तो प्राइजिंग गैप हो गया, हुआ कि नहीं हुआ?
यहां कर्नाटका 12% टैक्स लगा रहा है, राजस्थान उसी के ऊपर 8% लगा रहा है। एक कंट्री लेकिन अलग अलग रेट, क्यों? क्योंकि वीएटी अलग अलग है। ठीक है, और ऑक्ट्रॉय की भी रेट अलग अलग हो सकती है। तो एक स्टेट के अंदर, पुणे म्यूनसिपलिटी के अंदर जब कोई गुड्स आता है, हो सकता है उसकी जो एलबीटी या ऑक्ट्रॉय की रेट है वो 2%, लेकिन मुंबई के अंदर वो 4% है। यही वजह है कि मुंबई के अंदर क्या होता था कि थाने का लोग रजिस्ट्रेशन लेते थे। रहते मुंबई के अंदर है तो मुंबई अलग है म्यूनसिपलिटी, थाने म्यूनसिपलिटी अलग है। तो पहले क्या होता था कि मुंबई के अंदर अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हो, ठीक है, तो उधर ऑक्ट्रॉय रेट ज़्यादा थी, इसलिए उसकी प्राइसिंग ज़्यादा होती थी, लेकिन थाने के अंदर कम थी, तो इसलिए पब्लिक रहती थी मुंबई के अंदर, लेकिन वो थाने रजिस्ट्रेशन करवाते थे, जिससे कि उनका मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी है तो 40-50 हज़ार रुपये बच जाता था। इट इज सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो अगर आप एक बिजनेसमैन के हिसाब से सोचिए तो कितना कॉम्प्लिकेशन है। ही मस्ट हैव टैक्स डिपार्टमेंट हु इज एक्सपर्ट इन ऑल द स्टेट वाइज लॉ, और पेपर वर्क करना है उसको हर महीने के महीने, यहाँ रिटर्न फाइल करना है इस स्टेट के हिसाब से, उस स्टेट में उस स्टेट के हिसाब से रिटर्न फाइल करना, सबकी ड्यू डेट अलग, सबका रिटर्न फॉर्म अलग, सबकी रिक्वायरमेंट अलग। अब आप सोचिए, एक बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है, ईमानदारी से टैक्स भी पे करना चाहता है, वो बिजनेस करे कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके साथ डील करे। तो इससे क्या हुआ, जो बाहर की कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, या जो इंडियन कंपनीज भी है, बड़ी कंपनियां, उनको बिजनेस करने से डर लगने लग गया। नॉर्मली जब आप बिजनेस का डिसीजन लेते हो तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो अच्छा ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी सेलिंग प्राइस हो सकती है, इतना मेरे को मुनाफा मिल सकता है, ठीक है, आप इस बारे में सोचते हो। इधर क्या होने लग गया, आपको क्या सोचना है, अरे भाई अगर ये स्टेट में करूंगा तो इतना टैक्स लगेगा, इधर करूंगा तो इतना टैक्स, इसके अलावा मेरे को एक्साइज ड्यूटी भी देखनी पड़ेगी, तो ये मेरी कॉस्ट है। अगर मैं ट्रांजेक्शन को ऐसे फ्रेम करता हूँ तो ये सब्जेक्ट टू टैक्स होगा, अगर ऐसे करता हूँ तो कुछ टैक्स प्लानिंग की तो वो सब्जेक्ट टू टैक्स नहीं होगा। तो आप बजाय बिजनेस के ये फालतू की चीजों में दिमाग लगाने लग गए, जबकि होना क्या चाहिए, आपको केवल बिजनेस का सोचना चाहिए, जिससे इकोनॉमी को भी फायदा होगा, आपको फायदा होगा, एंड इफ यू आर एफिशिएंट यू कैन आल्सो एक्सपोर्ट। रिमेंबर, इन द ग्लोबल मार्केट यू मस्ट बी कॉम्पिटिटिव एनफ टू सेल योर प्रोडक्ट। ये सब इनएफिशिएंसी की वजह से, मतलब ये जो मल्टीपल टैक्स लो थे, इसकी वजह से क्या हो गया, कहीं ना कहीं कॉस्ट इंक्रीज हो गई। लॉजिस्टिकल नाइटमेयर तो हुआ ही, कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई, और अगर आपकी कॉस्ट इंक्रीज है तो आप एक्सपोर्ट करने में तो सक्सेसफुल नहीं होगे, यू हैव टू compete विथ चाइना, करेक्ट? तो ये दिक्कतें काफी सालों से थी, और सब जानते थे, पॉलिटिशियन जानते थे, इंडियन बिजनेसमैन भी जानते थे, बाहर की कंपनियां भी जानते थे कि यार ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है इंडिया के अंदर। लेकिन उपाय क्या? उपाय था वन नेशन वन टैक्स, विच इज बेसिकली जीएसटी, की बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट बोले मैं तो मैन्युफैक्चरिंग पे लगाऊंगा एक्साइज ड्यूटी, और अगर सर्विसेज है तो मेरी मोनोपोली, मेरे अलावा कोई टैक्स नहीं लगा सकता। स्टेट बोलता अगर वो ट्रेडिंग में आता, वो गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद ट्रेडिंग में आएगा तो मैं उसके ऊपर वीएटी लगाऊंगा। म्यूनसिपलिटी बोलती है अगर वो मेरी सीमा में दाखिल होगा तो मैं एलबीटी या ऑक्ट्रॉय लगाऊंगा। ठीक है, तो इसका एक ही उपाय था कि इन सब को रिप्लेस करके एक टैक्स होना चाहिए, वो क्या? जीएसटी।
अब ये यहीं खत्म हो जाता है, मतलब इतनी डेफिशिएंसी थी कि भाई मल्टीपल टैक्स लो या आपको अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसके साथ डील करना है, इतना ही कॉम्प्लिकेशन था कि इसके अलावा भी कुछ इनएफिशिएंसी थी, मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं, कुछ और इनएफिशिएंसी थी। यस, इसके अलावा भी थी। कैसे? चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा कभी कोई टैबलेट आप बाई करते हो, मेडिसिन, तो आप देखना उसमें से कहीं कहीं मैन्युफैक्चरिंग हिमाचल प्रदेश में हुई होगी, या एफएमसीजी कंपनीज, एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, है सब, उनका प्लांट का आप एड्रेस देखोगे गोवा। अब गोवा और हिमाचल प्रदेश किसके लिए फेमस है? ऑब्वियसली फॉर टूरिज्म। हिमाचल प्रदेश हिल स्टेशंस लाइक मनाली, शिमला, गोवा बीचेस, करेक्ट, यू कैन गो एंड चिल इन गोवा। फिर कोई कंपनी वहां जाके इन्वेस्ट क्यों कर रही है फॉर इन हिमाचल प्रदेश, फॉर फार्मा, या एफएमसीजी कंपनी इन गोवा? नाउ पॉपुलेशन ऑफ दीज स्टेट्स आर वेरी लेस, आपको मैन पावर चाहिए फॉर डूइंग द मैन्युफैक्चरिंग, करेक्ट? मैन पावर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली लेबर कॉस्ट इज गोइंग टू बी लेसर। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आपको रॉ मटेरियल लगेगा, तो आपको मान लीजिए आपका ट्रांसपोर्टेशन ट्रक आ रहा है रॉ मटेरियल लेके, इट इज गोइंग टू टेक मच मोर टाइम, हिली एरिया, करेक्ट? उसके बाद जब मेडिसिन आप मैन्युफैक्चर कर लोगे तो उसके बाद आप सप्लाई भी करोगे दूसरे स्टेट को, तो वो भी जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है वो भी ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर कॉस्ट। उसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश की क्योंकि जनसंख्या कम है, तो वहाँ का आपका लोकल मार्केट तो इतना बड़ा होगा नहीं कि आप अपनी मेडिसिन ज़्यादातर उधर सेल कर सको। आपकी ज़्यादातर जो मेडिसिन है वो कहाँ बिकने वाली, जो पॉपुलेटेड स्टेट है लाइक यूपी, महाराष्ट्र, वहाँ जाके बिकेगी। तो फिर एक फार्मा कंपनी ने जाके उधर फैक्ट्री क्यों लगाई, या क्यों एक एफएमसीजी कंपनी गोवा के अंदर जाके फैक्ट्री लगा रही है जहां पॉपुलेशन कम है, जहां आपको लेबर इजीली अवेलेबल नहीं होगा, जहां रॉ मटेरियल में भी टाइम लगेगा? अगर मेरे को फैक्ट्री लगानी है तो मैं क्या देखूंगा कि भाई जो रिसोर्सेज है, लेबर, ओके, मैन पावर बेसिकली, या रॉ मटेरियल जहां मेरे को इजीली अवेलेबल होगा वहां जाके मैं लगाऊंगा। अगर यूपी में मेरे को रॉ मटेरियल ज़्यादा मिल रहा है, लेबर भी मिल रहा है, तो मैं वहां जाके फैक्ट्री का सेटअप करूंगा, न कि हिमाचल प्रदेश में। तो फिर क्या वजह है, किस बेसिस के ऊपर उस कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया, क्या वजह? तो जीएसटी के पहले जो ये वीएटी लॉ था उसके अंदर बेसिकली इनकम, जो स्टेट को इनकम कब होती थी, तो हो सकता है आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी सेल करो, या इंटर स्टेट हो, मतलब सेम स्टेट में आप सेल कर रहे हो, तो जो स्टेट है, ठीक है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो ऑब्वियसली वहां से ही सेल होगा, तो सेलर स्टेट की रेवेन्यू होती थी। तो जहां से सेल होता था उसके ऊपर जो टैक्स लेवी होता था वो रेवेन्यू किसकी होती थी? सेलर स्टेट की। क्योंकि ये सेलर स्टेट की रेवेन्यू थी, तो ये स्टेट क्या करता था कि भैया मेरे इधर मैन्युफैक्चरिंग आएगी, तो ऑब्वियसली यहाँ से सेल भी होगी मैन्युफैक्चर होने के बाद, तो मेरे को रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगी, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा मेरे एरिया में। तो वो कंपनियों को ऑफर करता था 10 ईयर टैक्स हॉलीडे, सो नो वीएटी फॉर 10 ईयर्स टू अट्रैक्ट द कंपनीज। कंपनीज वाले भी सोचते थे कि ठीक है यार, अच्छी बात है, 10 साल के लिए हम लोग उधर जाते हैं, ठीक है, 10 साल के लिए जाएंगे, ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू पे एनी टैक्सेस, सो टैक्स बिकम सेविंग फॉर देम। अगर हम इसको देखें, मान लीजिए आपकी नॉर्मल कॉस्ट किसी आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए 100 रुपीज़ है, उसके ऊपर मान लीजिए टैक्स रेट 12% है, 112 हो जाता है आपको, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको ये बेनिफिट मिलता है कि भैया नो टैक्सेस फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर टैक्स हॉलीडे,
नॉर्मल कॉस्ट 100 है, लेकिन बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल आपको दूर से मंगाना पड़ रहा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज गोइंग टू बी हायर एंड लेबर इज गोइंग टू बी, यू हैव टू पे हायर वेजेस टू लेबर। तो मान लीजिए उस इनएफिशिएंसी की कॉस्ट 5 रुपीज है। नो टैक्सेस 105, मैं मार्जिन नहीं ले रहा हूं फॉर सिंप्लिसिटी, तो 105 कंपेयर टू 112। सो इफ यू थिंक फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, they are saving 7 rupees, correct? they are saving 7 rupees। तो मैनेजमेंट बोलता था अरे 10 साल तक तो अपना टैक्स बच रहा है, 7 रुपये बच रहे हैं, लेट गो एंड सेट अप द फैक्ट्री देयर। नॉट ए रॉन्ग डिसीजन, करेक्ट? लेकिन अगर आप इकोनॉमी के बेसिस पे देखें, सो दिस इज इनएफिशिएंसी, क्योंकि आपने 5 रुपीज एक्स्ट्रा इंकर किया। और अगर ये कंपनी को एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट नॉर्मली क्या होता है, एक्सपोर्ट के अंदर टैक्स इंसेंटिव दिया जाता है कि नो टैक्सेस, तो उस मामले में ये जो गैप है टैक्सेस का वो खत्म हो जाएगा। तो पहले भी इंसेंटिव दिया जाता था कि इन केस ऑफ एक्सपोर्ट देयर इज नो टैक्सेस, तो ये गैप खत्म हो गया। तो अब 105 रहा यहाँ, तो कॉस्ट यहाँ 100 रहा। तो इन ग्लोबल एनवायरमेंट बेसिकली यू बिकम नॉन कॉम्पिटिटिव। तो एक तो पहले से ही आपका जो मल्टीपल टैक्स लो उसकी वजह से इनएफिशिएंसी है, अब इसकी वजह से एक और इनएफिशिएंसी हो गई। सो यू वॉन्ट बी एबल टू डू मोर एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट कम है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी। और हो सकता है ये कंपनी क्या करे, 10 साल तक यहां प्लांट लगाए, ठीक है, उसके बाद जब ये टैक्स हॉलिडे खत्म हो, उसको दूसरे राज्य से एक प्रपोजल मिलता है कि यहां लगाओ, यहां मैं तुमको टैक्स इंसेंटिव दूंगा, टैक्स हॉलिडे दूंगा, तो हो सकता है यहां का प्लांट बंद करके वो वहां चले जाए। हो सकता है, पॉसिबल। तो इससे कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ावा मिला कि ये नेगेटिव हुआ? नेगेटिव हुआ, क्योंकि आप अगर ये टैक्स इंसेंटिव नहीं दिया जाता तो आप क्या करते कि भैया जहां मेरे को कॉस्ट कम से कम होती है, मेरे को रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या लेबर हो, मैं वहां जाके प्लांट लगाऊंगा। और अगर मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस ज्यादा है, मान लीजिए 90% एक्सपोर्ट है, ठीक है, तो मैं ऐसी जगह लगाऊंगा जहां से पोर्ट नजदीक हो, तो शिपिंग इजीली हो सके। तो इस बेसिस पे कोई भी बिजनेसमैन डिसीजन लेगा, लेकिन डिसीजन किसके बेसिस पे हुआ? टैक्स के बेसिस पे। सो दिस इज राइट और रॉन्ग? ऑब्वियसली रॉन्ग। it is going to have negative impact on Indian economy, करेक्ट? इसी वजह से जीएसटी को बोला जाता है कि implementation of GST in India was historical move as it marked a significant indirect tax reform in the country। क्योंकि अब जो जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है, अब ये सब कुछ खत्म हो गया। नाउ इज रियली वन नेशन वन टैक्स, विच इज गोइंग टू बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी। और बिजनेसमैन को बिजनेस के बारे में सोचना है, ना कि टैक्स के बारे में सोचना है कि मेरे को स्टेट वाइज टैक्स कंप्लायंस करने हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गेम चेंजर। ओके, नो फॉर स्टेट वाइज टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग डिपार्टमेंट टैक्स का, स्टेट गवर्नमेंट का अलग डिपार्टमेंट नहीं, आपको एक जन से डील करना है, एक ही डिपार्टमेंट से डील करना है। सो दैट्स व्हाई जीएसटी इज सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया। अब आप लोग क्वेश्चन होगा, सर अगर ये सिग्निफिकेंट है तो फिर जीएसटी पहले क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुआ?
पॉलिटिशियन को मालूम था, आपने बोला, बिजनेसमैन को मालूम था, ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री बॉडी उनको भी मालूम था, सब कुछ सबको मालूम था ये बात। नथिंग न्यू अबाउट दिस। ठीक है, सबको मालूम था। फिर जीएसटी इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ सर इंडिया में पहले? यू पीपल आर अवेयर अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स। सो इट टुक 16 years टू इंप्लीमेंट जीएसटी। सबसे पहले वाजपेयी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया डिस्कशन इन 2000। उसके बाद आप लोगों को मालूम है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कांग्रेस की थी, उन्होंने भी स्टेप लिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं लिए, स्टेप लिए, लेकिन फिर बीजेपी अगेंस्ट में थी। इनफैक्ट यू कैन सी वन वीडियो ऑफ मिस्टर मोदी, हु इज नाउ राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर, हु ओनली इंप्लीमेंटेड जीएसटी। उन्होंने जीएसटी का विरोध किया था व्हेन ही वाज सीएम ऑफ गुजरात। सो इंडिया की पॉलिटिक्स इतनी बुरी है कि देश के लिए क्या अच्छा है इसके बेसिस पे डिसीजन नहीं होता। जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो डिसीजन लेती है, अपोजिशन उसको अपोज करता है, चाहे वो अच्छा हो तो भी। वो स्टेप अच्छा है देश के लिए, लेकिन अपोजिशन उसको अपोज करता है। तो ये सब हुआ। उसके बाद फाइनली इट इज इंप्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2017। तो ये आप स्टेप देख सकते हो। तो इट टुक 16 years to implement GST, even though everybody was aware that it is beneficial for the country. अभी आप लोगों ने तो पहली बार समझा, अब आप भी क्लियर कट समझ सकते हो कि भैया ये बेनिफिशियल है कि नहीं है। आप मेरे को बताइए, जस्ट थिंक अबाउट दिस फॉर 1 minute कि पहले क्या होता था। मैंने आपको क्या समझाया, और जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद क्या होने वाला है। अभी तो जीएसटी अपन ने स्टार्ट किया है, तो आपको जीएसटी के बारे में डिटेल नहीं मालूम, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको मालूम चलता जाएगा। तो जब ये अच्छा था तो इतने साल क्यों लग गए? ओनली बिकॉज ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स। दैट इज द ओनली वन रीजन एंड मेजर रोड ब्लॉक फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। ओके, अब जो जीएसटी है, राइट नाउ इट इज इंप्लीमेंटेड इन 160 countries across globe, and France was the first country which implemented GST in 1954. अब जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्री है, जैसे फ्रांस भी, दे यूज द वर्ड VAT. So some country use the word VAT, some other countries they use the word GST, but it remains same, the concept remains same. तो यूरोपियन यूनियन की जो अधिकतर कंट्रीज है इसमें इसको VAT बोला जाता है, हमारे इधर इसको GST बोला जाता है। तो काफी कंट्रियों में GST है, काफी कंट्रियों में VAT बोला जाता है, लेकिन कंसेप्ट सेम है। ओके, अब हमने ये तो समझा कि पहले इतने सारे टैक्सेज लगते थे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती थी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। वो ही गुड्स जब ट्रेडिंग के अंदर आता था तो वो अधिकार क्षेत्र के किसके आता था? अंडर स्टेट के। तो ऑन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स स्टेट यूज टू लेवी VAT और सेल टैक्स। सर्विसेज मोनोपोली ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्विस टैक्स। तो इट वाज सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू। मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस किया था कि स्टेट की रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, उसके लिए उनको रेवेन्यू चाहिए, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में वो VAT लेवी कर सकती है। लेकिन अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि वन नेशन वन टैक्स। तो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी वही रही अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं हुए। लेकिन अब रेवेन्यू स्ट्रीम उसकी VAT नहीं रही क्योंकि GST इंप्लीमेंट हो गया। या म्यूनसिपलिटी जो पहले LBT या ऑक्ट्रॉय लगाता था वो नहीं लगा सकता। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी चेंज नहीं हुई, करेक्ट, लेकिन अब एक्साइज ड्यूटी वो लेवी नहीं कर सकती या सर्विस टैक्स लेवी नहीं कर सकती ऑन सर्विसेज। तो रेवेन्यू स्ट्रीम अब इनकी क्या रहेगी? क्योंकि जो पहले के टैक्स है वो नहीं लग रहे और हम लोग बोल रहे वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स बोलना तो ईजी है, लेकिन आपको ये याद रखना है
कि इसमें स्टेट का भी ऑब्वियसली कुछ पोर्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाने बंद कर दिए, जो पहले वो लगाती थी अब वो क्या जीएसटी लगाएगी। वैसे स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो पहले टैक्सेस लगाती थी वो अब नहीं लगा पाएगी। तो फिर इसका उपाय क्या है? हम लोग वन नेशन वन टैक्स बोल रहे हैं, वन नेशन वन टैक्स, बट वेदर इट इज लिटरली वन नेशन वन टैक्स, and if it is one nation one tax, how the state is going to get their revenue share? So इंडिया ने जो जीएसटी का मॉडल इंप्लीमेंट किया है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूल जीएसटी। तो एक तो होता है नेशनल जीएसटी, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है, ओके, सिंगल टैक्स जीएसटी, और कलेक्ट करके फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है स्टेट को, या काफ़ी कंट्री के अंदर इसको प्रोविंस बोला जाता है उसको। तो उनका कोई फार्मूला होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू कलेक्ट, और फिर उसमें से इतना शेयर वो इस प्रोविंस को देगी, इतना शेयर इस स्टेट को देगी। तो किसी किसी कंट्री में प्रोविंस बोला जाता है। सो इंडिया में क्या ये इंप्लीमेंट हुआ है? नहीं, इंडिया में ड्यूल जीएसटी मॉडल इंप्लीमेंट हुआ। ड्यूल जीएसटी क्या है? वेरी सिंपल, ऑन ईच ट्रांजेक्शन, so let's say I am selling goods worth ₹100, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू हम लोग बोलते हैं, या सेलिंग प्राइस क्या है उसकी? ₹100। तो पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, ओके, और ट्रेडिंग के ऊपर वीएटी, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया। अब क्या होगा, ये सेलिंग के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेवी करेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगा सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, ओके, और स्टेट गवर्नमेंट क्या लेवी करेगा? एचजीएसटी, स्टेट एचजीएसटी, स्टेट जीएसटी। तो एक ही ट्रांजेक्शन के ऊपर साइमल्टेनियसली दो टैक्स लेवी होंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये शेयर किसका हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये शेयर किसका होगा? रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का। अब क्वेश्चन ये होगा, सर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? मतलब ये रेवेन्यू शेयर है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो चलो इंडिया में एक ही है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन स्टेट तो मल्टीपल है, तो कौन सी स्टेट को ये रेवेन्यू जाने वाला है? जेन्युइन क्वेश्चन। और सर कौन कौन से टैक्सेज इसमें सब्जुम्ड हुए? पहले कौन कौन से टैक्सेज लगते थे? मैंने तो आपको क्या एग्जाम्पल के तौर पे बताया, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाते थे, स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी वीएटी, ओके, इंटर स्टेट सेल होता था, जब इंटर स्टेट सेल के मामले में सीएसटी लगता था। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भाई म्यूनसिपलिटी, लोकल अथॉरिटीज वो लगाती थी एलबीटी या ऑक्ट्रॉय। तो ये टैक्सेस सब्ज्यूम्ड हुए। तो जो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती थी वो इसमें सब्ज्यूम्ड हो गए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती थी वो इसमें सब्ज्यूम्ड हो गए। ठीक है, तो एक ट्रांजेक्शन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना इनडायरेक्ट टैक्स लेने के लिए सीजीएसटी लेवी करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट एचजीएसटी। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट देखते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम्ड हुए हैं इसके अंदर। पेज नंबर 6, ओके। अब इसके अंदर आप देखोगे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्सेस, ये सारे टैक्सेस लेवी करती है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी, सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल सरचार्जेज एंड सेसेस इन सो फार एट द रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सारे टैक्सेस सब्ज्यूम्ड हो गए सीजीएसटी के अंदर, ओके। और ये स्टेट के अंदर, स्टेट जो लेवी करती थी, स्टेट सरचार्ज एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स, एलबीटी, ऑक्ट्रॉय, परचेज टैक्स, वीएटी, सेल टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेज ऑन एडवर्टाइजमेंट। तो ये सब्ज्यूम्ड हो गए एचजीएसटी के अंदर।
अब सीएसटी एक्चुअल में लेवी तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। सीएसटी कब एप्लीकेबल होता था? जब ट्रेडिंग ऑफ गुड्स इंटर स्टेट होता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर, तो वो रेवेन्यू सेलर स्टेट की होती थी, लेकिन उसको लेवी कौन करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, लेकिन रेवेन्यू वो स्टेट की थी, सेलर स्टेट की होती थी। अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने से मतलब नहीं है, क्योंकि अपने आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि मैं आपको नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं। तो ये टैक्सेज ऐसे सब्ज्यूम्ड हुए, तो इतने सारे टैक्सेज मिलके सीजीएसटी में मिल गए, ये एचजीएसटी में मिल गए। जो स्टेट लेवी करता था एंटरटेनमेंट टैक्स, वो एचजीएसटी के अंदर सब्ज्यूम्ड हो गया। लेकिन जो लोकल अथॉरिटीज को भी पावर था, लोकल बॉडी जैसे म्युनिसिपैलिटी, वो टैक्स लेवी कर सकती थी ऑन एंटरटेनमेंट टैक्स, वो सब्ज्यूम्ड नहीं हुआ। मतलब आज भी लोकल अथॉरिटीज, म्युनिसिपैलिटी, अगर आप मूवी शो देखने जा रहे हो तो उसके ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकती है। तो जो स्टेट लगाता था वो सब्ज्यूम्ड हो गया, लेकिन जो म्युनिसिपैलिटी या लोकल बॉडी लगाती थी वो सब्ज्यूम्ड नहीं हुआ। यानी कि आज भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको पावर देता है कि वो टैक्स लगा सकती है, एंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकती है। तो अगर आप मूवी देखने जा रहे हो सकता है कोई सिटी की जो म्युनिसिपैलिटी है वो उसके ऊपर टैक्स लगा सकती है। इनफैक्ट जैसे जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, चेन्नई म्युनिसिपैलिटी ने लगा दिया था, जहां तक मेरे को याद है। तो उसके बाद काफी हो हल्ला हुआ, तब उन्होंने रोल बैक किया। ओके, तो एंटरटेनमेंट टैक्स आपको याद रखना है, बिकॉज ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाता था वो अब सब्ज्यूम्ड हो गया, सो स्टेट कैन नॉट लेवी एंटरटेनमेंट टैक्स, बट लोकल बॉडी कैन स्टिल लेवी एंटरटेनमेंट टैक्स, इट इज नॉट सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। ठीक है, सो दीज आर द टैक्सेस बेसिकली सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। तो आप देख सकते हो कितने मल्टीपल टैक्सेस थे। अब क्या टैक्स रह गया? सीजीएसटी एंड एचजीएसटी। अब मैंने आप लोगों को बोला था वीएटी सैलरी स्टेट को मिलता था, इंक्लूडिंग सीएसटी आल्सो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सैलरी स्टेट को मिलता था, तो यहां जब इंटर स्टेट होगा जीएसटी के मामले में, जो ड्यूल जीएसटी, तो हमने समझ लिया कि भाई ड्यूल जीएसटी है, यानी कि सेंटर भी लेवी करेगा और स्टेट भी लेवी करेगा, ओके, ऑन ईच ट्रांजेक्शन। तो सेंट्रल का रेवेन्यू ऑब्वियसली जो सेंट्रल लेवी कर रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और जो स्टेट लेवी कर रहा है वो स्टेट की है। लेकिन यहाँ तो मल्टीपल स्टेट है। अगर इंटर स्टेट है तो दिक्कत नहीं है, इंटर स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, सो विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन तो दिक्कत नहीं है। अपन को मालूम है कि महाराष्ट्र में बॉम्बे से कोई पुणे सेल कर रहा है तो विद इन द स्टेट, इंटर स्टेट है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की रेवेन्यू। लेकिन अगर महाराष्ट्र से कोई गुजरात सेल कर रहा है, या यूपी सेल कर रहा है, या दिल्ली को सेल कर रहा है, तो क्या होगा? कौन से स्टेट की ये रेवेन्यू होगी? पहले तो क्या होता था, मैं आपको क्या बोला, सेलर स्टेट की। लेकिन जीएसटी के अंदर इट इज जस्ट अपोजिट। जीएसटी इज बेसिकली कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। तो जहां ये गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम हो रही है, क्योंकि जीएसटी इज ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, जहां ये कंज्यूम हो रही है उस स्टेट को उसकी रेवेन्यू मिलेगी। तो महाराष्ट्र से यूपी सेल हो रहा, महाराष्ट्र में सेलर है, परचेजर यूपी में बैठा है, ओके, तो ये रेवेन्यू किसको जाएगी? यूपी गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं जाएगी। And in previous indirect tax regime, it was seller state revenue. But now GST is basically consumption based tax. तो जहां कंज्यूम हो रहा है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, या दोनों, दोनों का मतलब जहां गुड्स या सर्विसेज दोनों है, ओके, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। जीएसटी किसके ऊपर है? गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो जहां कंजम्पशन हो रहा है उस स्टेट को रेवेन्यू मिलने वाली है। अब पहले मैंने आपको क्या बोला था, सेलर स्टेट क्यों देता था टैक्स हॉलीडे? क्योंकि उसको लगता था कि ठीक है 10 साल बाद तो टैक्स आएगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। लेकिन अब सेलर स्टेट अगर मान लो टैक्स हॉलीडे देना भी चाहे
तो उसको रेवेन्यू तो मिलने वाली नहीं है। रेवेन्यू कहाँ मिलने वाली, किसको मिलने वाली, कंजम्पशन वाले को, जहां कंज्यूम हो रहा है। तो वो देगा ही क्यों टैक्स हॉलीडे, उसको तो कुछ नहीं मिलने वाला, उसकी तो रेवेन्यू ऐसे भी नहीं है। रेवेन्यू किसकी है, जहां कंजम्पशन हो रहा है, और आपको तो मालूम नहीं कहाँ कंज्यूम होने वाला, और कंजम्पशन वाला क्यों देगा। ठीक है, तो टैक्स हॉलीडे के जो दिन थे वो चले गए। ओके, तो उसके बेसिस पे अब डिसीजन नहीं होगा। अब एक्चुअल में डिसीजन किसके बेसिस पे होगा कि भाई कहाँ मेरे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने वाली है, कहाँ मेरे को रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल होने वाले हैं। सो रिमेंबर, जीएसटी इज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जहां गुड्स या सर्विसेज या दोनों कंज्यूम हो रही है, उस स्टेट को जीएसटी की रेवेन्यू मिलने वाली है। ओके, क्लियर। जीएसटी इज बेसिकली वैल्यू एडेड टैक्स। नाउ व्हाट इज वैल्यू एडेड टैक्स? जैसे हमने पहले बोला वेट, वेट का फुल फॉर्म क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स होता क्या है, चलिए वो समझते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स बेसिकली, मान लीजिए आप गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, तो मैन्युफैक्चर, उसके बाद कौन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद सेलर, और लास्ट में कौन आएगा, कंज्यूमर। कंज्यूमर इज गोइंग टू कंज्यूम द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ओके, तो सर्विसेज सप्लाई तो कंज्यूमर जाके कंज्यूम कर लेगा, करेक्ट। सो मैन्युफैक्चर, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है 100 रुपीज के अंदर टू डिस्ट्रीब्यूटर, उसके ऊपर मान लीजिए वो जीएसटी के टैक्स रेट, सिंपल रखता हूं मैं अभी, क्योंकि अभी हम लोग जीएसटी का बेस समझ रहे हैं, तो इसलिए मैं उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, सिंपल एग्जांपल रखूंगा। 12 रुपीज है जीएसटी की रेट फॉर सिंप्लिसिटी। सो मैन्युफैक्चर इज गोइंग टू चार्ज 112 टू डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, ये जीएसटी अमाउंट है, ये मैन्युफैक्चर के लिए कंसिडरेशन है। डिस्ट्रीब्यूटर इसको सेलर को, या अपन जो बोलते हैं रिटेलर, ठीक है, रिटेलर को दे देगा। डिस्ट्रीब्यूटर जब ये सेल कर रहा है तो वो इसके अंदर अपना मार्जिन ऐड करता है, वो बोलता है 110 रुपीज, 10 रुपये मेरा मार्जिन है, प्लस इसके ऊपर वो जीएसटी चार्ज करता है। मान लीजिए टैक्स रेट 12% ही रहती है, तो कितना हो गया, 13 रुपीज 20 पैसा, और वो इनवॉइस रेज कर देगा 123.20 पैसे का, करेक्ट। अब जो ये रिटेलर है, वो मान लीजिए वो भी 10 रुपये अपना मार्जिन रखता है, तो कंज्यूमर को सेल कर रहा है 120 प्लस जीएसटी। जीएसटी की रेट अपन 12% ही रखते हैं, तो 12% इस पे कितना हो जाएगा, 10 रुपये और 2 रुपये, मतलब बेसिकली 12 और 2 40, 14 रुपये 40 पैसे। कैलकुलेशन देख लेना, सॉरी। ओके, तो वो सेल कर देगा, मतलब जो वो बिलिंग रेज करेगा, वो टोटल इनवॉइस वैल्यू 134.40 जो कंज्यूमर पे करेगा इसको, एंड कंज्यूमर इज गोइंग टू कंज्यूम द गुड्स। अब जो गवर्नमेंट को है, मैन्युफैक्चर ने कितना कलेक्ट किया, 12 रुपीज। ओके, गवर्नमेंट को वो डिपॉजिट कर देगा 12 रुपीज। उसने डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट किया, ये डिस्ट्रीब्यूटर ने 12 रुपये मैन्युफैक्चर को पे किया जीएसटी का, और उसने मैन्युफैक्चर ने गवर्नमेंट ट्रेजरी में ये 12 रुपये डिपॉजिट कर दिया। अब ये 12 रुपये आप लोगों को मालूम होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, फाइनल के स्टूडेंट हो। एनीवे, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, बेसिकली आपने जो भी टैक्स पे किया है सेलर को, यहाँ सेलर को ना मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर ने पे किया, ठीक है, तो जो भी टैक्स पे किया वो टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर जब सेल कर रहा है रिटेलर को, तो वो क्या टैक्स चार्ज कर रहा है, 13 रुपये 20 पैसे, और 12 रुपये उसने पे कर दिया पहले से, तो वो क्या करेगा, 13 रुपये 20 पैसे उसने कलेक्ट किया, तो ये उसकी लाइबिलिटी, जो भी उसने पैसा कलेक्ट किया वो उसको गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करना, लेकिन वो माइनस क्या करेगा, जो उसने 12 रुपीज पे कर दिया अपनी पॉकेट से पहले। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर इज गोइंग टू पे 1 रुपीज 20 पैसा टू गवर्नमेंट ट्रेजरी आफ्टर डिडक्टिंग 12 रुपीज वाट एवर डिस्ट्रीब्यूटर पेड टू द मैन्युफैक्चरर। रिटेलर क्या करेगा, उसको कितना पे करना है, उसने कंज्यूमर से कितना कलेक्ट किया, 14 रुपये 40 पैसे, लेकिन
उसने 13 रुपये 20 पैसे का पेमेंट किया था डिस्ट्रीब्यूटर को, तो वो माइनस कर सकता है, तो उसको भी कितना पे करना है, 1 रुपीज 20 पैसा। और लास्ट में कंज्यूमर इज गोइंग टू bear this 14 rupees 40 paisa which government got 12 rupees from manufacturer, 1 rupees 20 paisa from distributor, 1 rupees 20 paisa from retailer, basically total 14 rupees 40 पैसा ओनली। तो अगर अपन देखने जाएं तो हर कोई वैल्यू एड के ऊपर टैक्स पे कर रहा है। यहां वैल्यू एड क्या, 10 रुपए, 10 रुपए के ऊपर अपन टैक्स रेट लगाते 12%, तो क्या हो गया 1 रुपीज 20 पैसा, करेक्ट। यहां भी क्या 10 रुपए, 10 रुपए के ऊपर अपन टैक्स रेट लगाते हैं 12%, तो कितना होगा वही 1 रुपीज 20 पैसा। तो इसलिए जीएसटी को वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, क्योंकि जो वैल्यू एड कर रहा है मतलब जो उसने डिस्ट्रीब्यूटर ने मार्जिन अपना 10 रुपए बढ़ाया, तो उसी के ऊपर बेसिकली वो टैक्स पे कर रहा है, वो टैक्स पूरे के ऊपर चार्ज कर रहा है, लेकिन उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, इसलिए वो नेट के ऊपर ही बेसिकली टैक्स पे कर रहा है। और अगर मान लो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता तो डिस्ट्रीब्यूटर की क्या कॉस्ट हो जाती, 112। 112 के ऊपर फिर वो 10 रुपए अपना मार्जिन रखता है जो इधर भी रखा है, प्लस इसके ऊपर वो 12% लगाता। तो क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, डबल टैक्सेशन हो गया ना। पहले भी उसने टैक्स पे किया, अब पूरे के ऊपर वापस टैक्स पे करेगा, तो इसको जो टैक्स ऑन टैक्स है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट। अगर वैल्यू एडेड टैक्स है तो कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता, और जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है, यानी कि एक्चुअल में देखने जाए तो बंदे को, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, बहुत सिंपल वर्ड में पूरा चैप्टर है, इट इज बेसिकली बैकबोन ऑफ जीएसटी, सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन अभी सिंप्लिसिटी के लिए आपको इतना याद रखना कि जो भी आपने पे किया टैक्स और जो बाद में आपने सेल करते समय कलेक्ट किया, तो उसमें से जो आपने पे किया वो माइनस कर सकते हो। तो मैथमेटिकली क्या होगा कि आप जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो उसके ऊपर ही आप टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को। ओके, तो नो टैक्स ऑन टैक्स बिकॉज जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स। तो जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसके ऊपर ही बिजनेसमैन टैक्स पे कर रहा है। ओके, तो इसका किताब के अंदर भी एग्जांपल है, यू कैन गो टू पेज नंबर 4 एंड यू कैन सी दिस। तो बेसिकली एवरीबडी इज गोइंग टू पे on value added. Okay, so GST is value added tax. Clear? अब मैंने आपको ये तो समझा दे कि जीएसटी क्या है, वन नेशन वन टैक्स अपन बोलते हैं, बेसिकली इट इज ड्यूल जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट is going to levy on each transaction. Central government is going to levy CGST. State government is going to levy HGST. Okay, on each transaction. अब मल्टीपल स्टेट है, एक स्टेट तो है नहीं, महाराष्ट्र अलग है, यूपी अलग है, गुजरात अलग है, एमपी अलग है, ठीक है। तो हर स्टेट का अलग एक एचजीएसटी एक्ट होगा। पहले वीएटी लॉ होता था स्टेट वाइज, अब स्टेट वाइज एचजीएसटी एक्ट होगा। तो जितने भी वीएटी लॉ थे या जितने भी कोई दूसरे एक्ट भी थे, वो मान लीजिए जैसे ऑक्ट्रॉय का अलग था, एलबीटी का अलग था, अब वैसे नहीं होगा कि भाई वीएटी महाराष्ट्र के अंदर अलग एक एक्ट है, फिर मुंबई म्यूनसिपैलिटी का एक अलग ऑक्ट्रॉय का लॉ है, एलबीटी का। अब वैसे नहीं है, अब स्टेट वाइज एक एचजीएसटी एक्ट होगा। तो महाराष्ट्र ने अपना एचजीएसटी एक्ट पास किया, गुजरात ने अलग किया, राजस्थान ने अलग किया, पंजाब ने अलग किया, हरियाणा ने अलग किया। तो स्टेट वाइड एचजीएसटी एक्ट एंड ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है, तो इसलिए सिंगल सीजीएसटी। ओके, अब स्टेट के अलावा यूनियन टेरिटरी भी है, जैसे चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, तो वहां तो एचजीएसटी नहीं हो सकता, तो एचजीएसटी को रिप्लेस करके क्या हो गया वो यूटीजीएसटी। तो अगर अंडमान में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो क्या एप्लीकेबल होगा,
CGST प्लस UTGST। ठीक है, यूनियन टेरिटरी जहाँ जैसे पुडुचेरी, पुडुचेरी में अब एक्चुअल में UTGST नहीं है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी जरूर है, लेकिन वो GST के पर्पस के लिए उसको स्टेट माना गया है, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन, ओके, तो इनके ऊपर UTGST एप्लीकेबल होगा, यूनियन टेरिटरी GST, क्योंकि ये स्टेट नहीं है इसलिए UTGST। ओके, तो ये 3 एक्ट हो गए। अब चौथा क्या है, तो अगर इंटर स्टेट है, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में सेल हो रहा है, तो क्या एप्लीकेबल होगा? CGST प्लस HGST, CGST प्लस HGST। लेकिन अगर महाराष्ट्र का जो सेलर है वो सेल कर रहा है यूपी के अंदर, तो अब क्वेश्चन आता है कि HGST कौन सा, महाराष्ट्र HGST कि यूपी HGST? क्योंकि मैंने क्या बोला, स्टेट वाइड HGST एक्ट है, करेक्ट? मैंने ये क्या बोला आपको, स्टेट वाइड HGST एक्ट है। तो किसका लगेगा? हमने ये भी डिस्कस किया कि किसका लगेगा भैया, कि जहां कंजम्पशन होने वाला है उसको गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, तो अपने एग्जांपल के अंदर यूपी को मिलेगा। लेकिन महाराष्ट्र का सेलर यूपी के अंदर जाके रजिस्ट्रेशन लेगा, तो मान लीजिए अगर कोई सेलर की एक दुकान है महाराष्ट्र के अंदर, यहां से वो ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करता है, तो उसको हर स्टेट के अंदर जाके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तभी तो कंजम्पशन बेस्ड स्टेट को मिलेगा। तो लॉजिस्टिकल नाइटमेयर नहीं होगा ऐसे सेलर के लिए कि भैया मैं तो क्या महाराष्ट्र से काम करता हूं, लेकिन क्योंकि मेरे ग्राहक सब जगह है तो मेरे को सब जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल, मतलब महाराष्ट्र के अंदर है, तो क्या एप्लीकेबल होगा? CGST प्लस HGST। तो CGST की रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाएगी, स्टेट जो GST है वो कौन सा होगा? महाराष्ट्र का, क्योंकि इंटर स्टेट है, महाराष्ट्र में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो महाराष्ट्र HGST लगेगा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर वो इंटर स्टेट है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो क्या होगा? तो इनको रिप्लेस करके IGST, इंटीग्रेटेड GST, इंटीग्रेटेड GST, तो CGST HGST भी नहीं लगेगा। और अगर यूनियन टेरिटरी थे, अंडमान से किसी ने पंजाब सेल किया है, तो CGST UTGST नहीं लग के क्या लगेगा? IGST। IGST बेसिकली क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी। अब इनके बीच में मीडिएटर कौन होगा? महाराष्ट्र और यूपी के बीच में ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू लेवी IGST एंड कलेक्ट IGST। उसके बाद वो अपना उसमें से जो भी उसका पोर्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट का अपने पास रख लेगी, और बाकी का पोर्शन जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है, जो अपने एग्जाम्पल में यूपी है, उसको दे देगी। ठीक है, तो IGST एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन CGST and HGST, or if it is union territory then HGST is going to be replaced with UTGST। ओके, तो 4 एक्ट ये हो गए, CGST, HGST, UTGST, IGST। अब इतने एक्ट और स्टेट वाइज HGST है, ये तो मैंने आपको बोल ही दिया, स्टेट वाइज। तो अब हर स्टेट अलग अलग अपना लॉ पास करेगा, तो फिर अगेन वो नाइटमेयर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या इंश्योर किया गया है, मेन जो टैक्स लॉ है GST के, वो है CGST एक्ट। HGST एक्ट इज बेसिकली कॉपी पेस्ट ऑफ CGST, इट इज बेसिकली कॉपी पेस्ट ऑफ CGST, जिससे कि ये नहीं हो कि हर स्टेट अपना अलग अलग लॉ पास करे। तो जो CGST एक्ट है उसके बेसिस पे ही HGST एक्ट है। थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस किए गए हैं, बाकी जो मेन उसकी बॉडी, जैसे टैक्सेबल इवेंट या रिटर्न कब फाइल करना, इनवॉइस में क्या
मतलब इनवॉइस कैसे रेज करना, वो सब जितने भी प्रोविजन है वो कॉपी पेस्ट है, कुछ भी चेंजेस नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी टू लेवी सीजीएसटी इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। एचजीएसटी हु इज गोइंग टू पास, स्टेट वाइज स्टेट नीड टू पास, मतलब अपने अपने स्टेट के लिए वो एचजीएसटी एक्ट पास करेंगे। तो महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र एचजीएसटी एक्ट पास, एचजीएसटी एक्ट पास किया, लेकिन उसको अपन क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र एचजीएसटी। यूपी ने भी पास किया तो यूपी एचजीएसटी एक्ट, लेकिन जो एचजीएसटी एक्ट है वो कॉपी पेस्ट होगा। और एचजीएसटी एक्ट क्यों पास किया गया, जिससे कि वो भी टैक्स लेवी कर सके इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। यूनियन टेरिटरी, तो यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी ऐसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ही आती है। फिर अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो फिर क्या लगेगा, आईजीएसटी। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईजीएसटी एक्ट पास किया। सेंट्रल गवर्नमेंट इधर कस्टोडियन के रूप में काम करेगी एज ए ट्रस्टी। तो ये तो डायरेक्ट पे एंड आइटम है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ, तो ये ट्रांजेक्शन पे सीजीएसटी लगा और एचजीएसटी लगा। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू हो गई और ये किसकी हो गई, वो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की। अगर इंटर स्टेट है तो मैंने क्या बोला, सीजीएसटी एचजीएसटी नहीं लग गया, आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगा, कलेक्ट करेगा एज ए कस्टोडियन। बेसिकली आईजीएसटी इज ए बैलेंस शीट आइटम, तो ये तो डायरेक्ट पी एंड एल हिट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के। लेकिन आईजीएसटी इज फर्स्ट बैलेंस शीट आइटम, सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू लेवी एंड कलेक्ट, देन सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट टू सेंट्रल गवर्नमेंट फंड, मतलब जो भी उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद का अकाउंट है उसको, और रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट जहां कंजम्पशन हुआ है। ये जीएसटी इज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, तो ये बैलेंस शीट आइटम है। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट अपोर्शन करेगी कि ये हिस्सा तेरा है और ये मेरा है, तो पी एंड एल बन जाएगा। ये तो डायरेक्टली पी एंड एल है। इंटर स्टेट है, डायरेक्ट पी एंड एल, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना हिस्सा मिल गया, स्टेट गवर्नमेंट को अपना मिल गया। लेकिन जब इंटर स्टेट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो पहले बैलेंस शीट क्यों है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, लेकिन वो मालिक नहीं है, वो कस्टोडियन के रूप में कलेक्ट कर रही है, और बाद में रेस्पेक्टिव स्टेट को हिस्सा दे देगी। ओके, सो मल्टीपल एचजीएसटी एक्ट स्टेट वाइज, सीजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट। एचजीएसटी इज बेसिकली कॉपी पेस्ट ऑफ सीजीएसटी। जितने भी जो लॉ है, मतलब जो भी प्रोविजन है, बेसिकली लॉ नहीं, प्रोविजंस, ओके, चाहे वो क्या टैक्सेबल इवेंट है, ओके, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, इनवॉइसिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सब कुछ सीजीएसटी के अंदर है। और एचजीएसटी में कॉपी पेस्ट है, यूटीजीएसटी में वही प्रोविजन है। आईजीएसटी में बेसिकली प्लेस ऑफ सप्लाई की, कैसे हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे, ओके, मेनली वो प्रोविजन है। या आउटसाइड इंडिया ट्रांजेक्शन है, जैसे मान लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो वो आईजीएसटी के अंदर है। ठीक है, तो ये आप जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको स्टेट वाइज एचजीएसटी एक्ट पढ़ना है या यूटीजीएसटी पढ़ना है, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कॉपी पेस्ट, तो पढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं। तो सिलेबस में अपने क्या है, इन सीए फाइनल सिलेबस, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी एक्ट। एक्चुअल में आपको सीजीएसटी समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली आपको एचजीएसटी एक्ट भी समझ में आ गया। स्टेट वाइज जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, वो तो क्या है, कॉपी पेस्ट ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो सीजीएसटी एक्ट टू लेवी सीजीएसटी एंड आईजीएसटी इज बेसिकली टू लेवी आईजीएसटी। आईजीएसटी कब एप्लीकेबल होगा, कब एप्लीकेबल होगा, जब इंटर स्टेट हो, और जब इंटर स्टेट हो तो सीजीएसटी लेवी होगा और एचजीएसटी लेवी होगा। अगर यूनियन टेरिटरी है तो एचजीएसटी रिप्लेस हो जाएगा यूटीजीएसटी से। ठीक है, क्लियर। अब इंटर स्टेट के मामले में आईजीएसटी होगा, ये भी हमने समझ लिया। तो अब टैक्स रेट कैसे होगी, बहुत सिंपल फार्मूला है। आईजीएसटी टैक्स रेट इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एचजीएसटी। रिमेंबर आईजीएसटी इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एचजीएसटी। तो जो भी टैक्स रेट होगी, तो आईजीएसटी की मान लीजिए टैक्स रेट 12% है,
तो सीजीएसटी की टैक्स रेट कितनी होनी चाहिए? 6%। एचजीएसटी की 6%। ठीक है, क्योंकि आईजीएसटी तो क्या है, आईजीएसटी कब एप्लीकेबल? इंटर स्टेट के मामले में टैक्स रेट तो चेंज नहीं होने वाली। तो ये बेसिकली क्या, दोनों टैक्स का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए सीजीएसटी प्लस एचजीएसटी करोगे तो आपको आईजीएसटी की रेट मिल जाएगी। ओके, अब टैक्स रेट कौन कौन सी है? जो ब्रैकेट है, नॉर्मली जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में क्या सिंगल टैक्स रेट है, लेकिन इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है, करेक्ट? तो इसलिए मल्टीपल टैक्स ब्रैकेट है। आईजीएसटी नील मतलब एग्जम्प्ट, 0.1% डोमेस्टिक एरिया टू मर्चेंट एक्सपोर्टर, 0.25% रफ डायमंड, 3% गोल्ड एंड ज्वेलरी। तो ये स्पेसिफिक रेट है। इसके अलावा जो नॉर्मल ब्रैकेट है जीएसटी के अंदर, वो क्या है? 5%, 12%, 18%, 28%। तो अधिकतर जो गुड्स और सर्विसेज का क्लासिफिकेशन है इन टैक्स ब्रैकेट में 5%, 12%, 18%, 28%, ये केवल स्पेसिफिक है, जैसे ये रफ डायमंड के लिए या गोल्ड एंड ज्वेलरी के लिए। तो ये आईजीएसटी की रेट है। तो सीजीएसटी की कितनी होनी चाहिए? 5%। अगर आईजीएसटी की रेट है तो सीजीएसटी कितनी होगी? 2.5%। ओके, और एचजीएसटी की रेट क्या होगी? 2.5%। इक्वलेंट, रिमेंबर 12% के मामले में 6% एचजीएसटी, 6% सीजीएसटी। 18% के मामले में 9% एचजीएसटी, 9% सीजीएसटी। एंड 28% के मामले में 14% एचजीएसटी, 14% सीजीएसटी। अगर इंट्रा स्टेट यूनियन टेरिटरी के अंदर है, देन एचजीएसटी इज गोइंग टू बी रिप्लेस विथ यूटीजीएसटी। तो ये चार ही टैक्स है क्या हमने जो अभी डिस्कशन किया, उसके अंदर मैंने आपको बोला 1 सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। एक पांचवा और है, वो है कंपनसेशन सेस। इट इज आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन चलिए समझते कंपनसेशन सेस क्या। अब मैंने आप लोगों को बोला कि 16 साल लगे, 16 साल लगे, ठीक है। जो स्टेट से वो ऑब्वियसली नहीं मान रहे थे, क्योंकि आज की तारीख में मतलब जीएसटी के मामले में वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन पहले जीएसटी इंप्लीमेंट होने के पहले वो अकेले डिसीजन लेते थे। भाई मेरे को टैक्स रेट बढ़ानी है मोबाइल की, मैं बढ़ा सकता हूँ। उसको विधानसभा में पारित करना था महाराष्ट्र को, मान लीजिए, ठीक है। उसको किसी से पूछना नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट है सबका, वो अकेला डिसीजन ले सकता था, ठीक है। लेकिन अब तो जीएसटी है, ठीक है, तो अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। अब तो सबको मिलजुल कर साथ में चलना चाहिए, जो इंडिया के अंदर पॉलिटिशियन को पसंद नहीं है। तो 16 साल तक विरोध हुआ। क्यों हुआ? क्यों मतलब इजीली ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ? क्योंकि वो बोले बॉस ये मेरी रेवेन्यू है, मैं जीएसटी क्यों इंप्लीमेंट करूं? मैं जीएसटी क्यों इंप्लीमेंट करूं? मेरे को नुकसान हो सकता है। आज मेरी इतनी रेवेन्यू है, हो सकता है जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद मेरी रेवेन्यू कम हो जाए। तो मुंबई की भाषा में इसको बोलते हैं कि भैया, मतलब आपने रास्ता रोक रहे हो, तो फिर अपन उसको कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं, समझौता। तो वैसे मांडोली की गई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि ठीक है भैया तेरे को लॉस होगा, तो 5 साल तक जो भी लॉस होगा, मान लो किसी स्टेट की रेवेन्यू 100 रुपीज थी और जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद उसकी रेवेन्यू 90 रुपीज हो गई, तो 10 रुपीज का जो डेफिसिट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 5 साल तक बेसिकली गारंटी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को कि इन केस ऑफ एनी डेफिसिट इन द रेवेन्यू, मतलब जो उसको पहले मिलता था उसके उससे कम मिला आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, देन सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंपनसेट स्टेट। ज्यादा मिलेगा तो उनका, अगर कम हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनसेट करना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद भी पैसा तो है नहीं, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है, इसकी फंडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू लेवी कंपनसेशन सेस। और ये कंपनसेशन सेस किसके ऊपर लेवी होता है?
जो आइटम मतलब लग्जरी आइटम जिसको अपन बोल सकते हैं, जैसे पान मसाला जरूरी नहीं है खाना, टबेको प्रोडक्ट, कोल, एडिटेड वाटर, मोटर कार एक्सेट्रा, तो इनके ऊपर कंपनसेशन सेस एप्लीकेबल होता है। तो मोटर कार पे मान लीजिए कंपनसेशन सेस है, तो 28% ये रेट है, प्लस मोटर कार पे हो सकता है 15%, तो वो एडिशनल है। ओके, ये कंपनसेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी, और ये जो फंड है वो यूटिलाइज किसके लिए करेगी, टू कंपनसेट द स्टेट। अब काफी स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है, सर 5 साल बाद ये निकल जाएगा क्या? मैंने कभी किसी टैक्स को लेवी होते तो स्टार्ट तो होता है, लेकिन बाद में वो निकलता नहीं। जैसे एजुकेशन सेस या जो भी आपने सेस है सब भी देखे हैं, तो मुश्किल है। ओके, तो हमारे एक इधर 5वां एक्ट ऐड हो गया, कंपनसेशन सेस। ओके, दिस इज आल्सो आउट ऑफ सिलेबस, so this is just for knowledge purpose. ओके, ठीक है। अनकंपनसेशन सेस की रेट अलग होती है, वो इन एडिशन टू आईजीएसटी, सीजीएसटी या एचजीएसटी होती है। अब क्वेश्चन आता है, अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, कि भैया हर ट्रांजेक्शन के ऊपर साइमल्टेनियसली सीजीएसटी लेवी होगा, एचजीएसटी लेवी होगा, इन केस ऑफ इंटर स्टेट, इंटर स्टेट के मामले में क्या होगा, आईजीएसटी। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। तो पहले जो हमने जीएसटी इंप्लीमेंट होने के पहले मैंने आपको बोला था कि भाई मल्टीपल टैक्स डिपार्टमेंट थे, और आपको हर टैक्स डिपार्टमेंट के साथ डील करना था। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्साइज ड्यूटी का डिपार्टमेंट था, या स्टेट का वीएटी डिपार्टमेंट था स्टेट वाइज, उसके साथ एक बिजनेसमैन को डील करना था। जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया। जीएसटी के अंदर हमने बोला कि भैया सीजीएसटी एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू, बेसिकली एचजीएसटी जो लेवी होगा वो स्टेट गवर्नमेंट की, और हर ट्रांजेक्शन के ऊपर सीजीएसटी एंड एचजीएसटी लेवी होगा अगर इंटर स्टेट है, और यूनियन टेरिटरी में तो एचजीएसटी इज गोइंग टू बी रिप्लेस विथ यूटीजीएसटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बंदा है, जो बिजनेसमैन है, जो जीएसटी पे कर रहा है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स डिपार्टमेंट के साथ अलग डील करना और स्टेट गवर्नमेंट के साथ अलग क्या? नहीं, उसको एक ही टैक्स डिपार्टमेंट के साथ डील करना है। और जीएसटी इंप्लीमेंटेशन होने के बाद क्या हुआ, टैक्स डिपार्टमेंट, अब किसी की नौकरी तो गवर्नमेंट में जाती नहीं, तो स्टेट का टैक्स डिपार्टमेंट अलग था, वो अभी भी है, सेंटर का टैक्स डिपार्टमेंट अलग था, वो अभी भी है। तो उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, क्योंकि अब वो वीएटी ये सब नहीं देखेंगे, अब वो जीएसटी देखेंगे कि ये पर्सन है जो टैक्स पेयर है, वो इसके सीमा में आता, मतलब इसका इसका मैनेजमेंट वो करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन वो करेगा, उसके टैक्स असेसमेंट वो करेगा, और ये इसके अंदर है स्टेट वाले के। तो बेसिकली एक टैक्स पेयर को एक ही डिपार्टमेंट के साथ डील करना, उसके लिए वो क्या जीएसटी डिपार्टमेंट है। ये सेंटर और स्टेट के बीच में उन्होंने स्कोपिंग कर ली है कि ये एसएससी उनके अंडर में आएगा, उनके कंट्रोल में, ये एसएससी उनके कंट्रोल में आएगा। तो बेसिकली टैक्स पेयर नीड टू डील विद ओनली वन टैक्स डिपार्टमेंट। ओके, अब सब अच्छी अच्छी बातें हमने सुनी अभी जीएसटी के बारे में, सब अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बोली। मैंने आपको ये भी बताया कि भाई कैसे मांडोली की, मुंबई की भाषा है, मतलब कैसे कॉम्प्रोमाइज फार्मूला स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में फाइनल हुआ कि भैया 5 साल तक कंपनसेशन। बस इतना ही, कि इसके अलावा भी कुछ किया स्टेट गवर्नमेंट ने? ऑब्वियसली किया। सब लोग सोचते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो पॉलिटिशियन होते हैं वो स्मार्ट नहीं होते, लेकिन जब पैसे की बात आती है एवरीबडी इज स्मार्ट एनफ। पक्के बनिए होते हैं वो, बनिए। तो बात कंपनसेशन सेस तक लिमिटेड नहीं रही कि भाई कंपनसेशन मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट ने क्या सोचा कि भैया आज की तारीख में मेरी 100 रुपीज़ रेवेन्यू है, मान जीएसटी इंप्लीमेंट होने के पहले, ठीक है, तो ये 100 रुपीज़ रेवेन्यू है। अब मेरे को नहीं मालूम कि भैया जीएसटी का इम्प्लीकेशन क्या होगा मेरे रेवेन्यू के ऊपर। ये 100 रुपीज़ 80 रुपीज़ हो जाएगा या 110 होगा, आई एम नॉट अवेयर।
फिर कोई भी किसी को भी मालूम नहीं, कंप्लीटली न्यू निजाम। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, 100 रुपीज के अंदर जो मैक्सिमम वेटेज अपन देखने जाए तो उनको दो जगह से मिलता है, एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से और दूसरा अल्कोहलिक लिकर फॉर वुमेन कंजम्पशन, जो दारू वारू बिकती है ना उससे। तो 100 रुपीज में जो ज़्यादातर जो शेयर है, मतलब जो वेटेज अपन बोलते हैं, मान लीजिए इन दोनों से किसी स्टेट को 50 रुपये मिलता है, ठीक है, तो उसकी किसी साल में 100 रुपीज रेवेन्यू, 50 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्लस अल्कोहलिक लिकर फॉर वुमेन कंजम्पशन करता है। तो स्टेट ने बोला यार सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अपन 5 साल तक देगा, 5 साल के बाद क्या, 5 साल के बाद क्या। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, इन दोनों को जीएसटी के परव्यू से बाहर रखते हैं, इन दोनों को जीएसटी के परव्यू से बाहर रखते हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट, petroleum crude, high speed diesel, motor speed commonly known as petrol, natural gas and ATF, they are outside the purview of GST। ठीक है, बाद में अपन समझेंगे कि जीएसटी के स्कोप में है, मतलब जीएसटी इज गोइंग टू बी लेविड ऑन दिस प्रोडक्ट बट ओनली व्हेन एवरीवन डिसाइड। तो जीएसटी के एक्ट के अंदर शामिल किया गया इनको, लेकिन अभी उनको फॉर द टाइम बीइंग जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दीज आइटम्स। These are subject to excise duty only and VAT, previous indirect tax law. Apart from this, alcoholic liquor for human consumption is permanently outside the purview of GST। इसके ऊपर जीएसटी कभी भी लेवी नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने बोला आपको स्टेट गवर्नमेंट भी बनिया है, पॉलिटिशियन ऐसे बेवकूफ़ नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है यार, आप लोगों ने ऑडिट की होगी, मटेरियलिटी लेवल देखा होगा, तो उन्होंने बोला ये 6 आइटम के ऊपर मेरे को 50% रेवेन्यू होती है, तो 50% के ऊपर मेरे को कंट्रोल करने दो, बाकी 50 पे है ही ये गवर्नमेंट कंपनसेट अपने को 5 साल तक करने वाली है। तो दे प्लेड वेरी स्मार्टली। तो फॉर द टाइम बीइंग दीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज फॉर द टाइम बीइंग इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। जब भी सब लोग मिलजुल के डिसाइड करेंगे कि अब इस पे जीएसटी लगना चाहिए, उस दिन से ये जीएसटी के परव्यू में आ जाएगा। एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज परमानेंटली आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। इट इज सब्जेक्ट टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो एक स्टेट की अलग एक्साइज ड्यूटी होती है, तो वो स्टेट एक्साइज ड्यूटी इट इज सब्जेक्ट टू डेट प्लस वीएटी। तो वीएटी ये सब जो लो है, एक्साइज ड्यूटी है, वो अभी तक ओमिट नहीं हुए हैं, वो अभी तक है, रिपील नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि इनके आइटम के ऊपर तो सेंट्रल भी अभी एक्साइज ड्यूटी लगा रही, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, वीएटी लगाती है। उसी तरह अल्कोहलिक लिकर के ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाता है और वीएटी भी लगता है। इसीलिए अभी कोरोना वायरस के अंदर अगर आपने देखा होगा, सबसे पहले अल्कोहलिक लिकर की दुकानें खुल गई थी। क्यों? क्योंकि स्टेट की रेवेन्यू, स्टेट केजरीवाल सर ने भी बोला, आपने सुना होगा, मेरे पास तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, तो भैया अल्कोहलिक लिकर की दुकानें खोलो, टैक्स का कलेक्शन होगा तो हमारे पास पैसा आएगा, करेक्ट। तो ये आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। तो इसलिए कभी ये नहीं समझना चाहिए कि पॉलिटिशियन स्मार्ट नहीं है। जब पैसे की बात आती है, दे आर वेरी स्मार्ट फेलो। तो स्टूडेंट बोलते सर लॉजिक क्या है? लॉजिक और कुछ नहीं है, वो कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी रेवेन्यू को, वो इंश्योर करना चाहते हैं कि मटेरियल लेवल पे मेरी रेवेन्यू लीस्ट इम्पैक्टेड हो। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, फॉर द टाइमिंग दीज आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। तो 50 रुपये के ऊपर बाकी के 50 रुपये वो खुद ही कंट्रोल करते, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, ठीक है, तो वो एज इट इज चलेगा। बाकी के ऊपर कंपनसेशन सेस सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल कर रही है उनको कंपनसेट करने के लिए। 5 साल की गारंटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे के रखी है। ओके, टबेको प्रोडक्ट इज सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी प्लस जीएसटी, तो डबल टैक्सेशन है उसके ऊपर। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज बेसिकली टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। पहले क्या होता था,
गुड्स के लिए एक्साइज ड्यूटी थी, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, ट्रेडिंग के समय इट वाज सब्जेक्ट टू वीएटी। ओके, सर्विसेज के लिए देयर वाज ओनली सर्विस टैक्स। अब जीएसटी तो दोनों के ऊपर है, ठीक है, देयर इज नो सेपरेट सर्विस टैक्स लो, देयर इज नो सेपरेट एक्साइज ड्यूटी लो और वीएटी लो। सो बेसिकली जो अलग अलग प्रोविजन थे वो तो अब खत्म हो गए, केवल दो प्रोविजन हैं जो अलग रखे गए हैं, वो प्लेस ऑफ सप्लाई के एंड टाइम ऑफ सप्लाई के। क्यों? क्योंकि गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई यू कैन इजी डिटरमाइन। मैंने महाराष्ट्र से राजस्थान को सेल किया तो गुड्स महाराष्ट्र से मूव करेगा, राजस्थान जाएगा, यू कैन इजीली गो बिहाइंड दैट गुड्स एंड फाइंड आउट अरे कहाँ डिलीवरी हुई। सर्विसेज मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, करेक्ट, ये लेक्चर जो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो आप इसको आउटसाइड इंडिया भी सुन सकते हो, करेक्ट। कोई स्टूडेंट दिल्ली में सुनेगा, कोई पंजाब में सुनेगा। सो गुड्स इज टेंजिबल, यू कैन टच एंड फील। सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर, यू कैन नॉट टच एंड फील। तो इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन अलग है। बाकी जितने भी हम लोग जीएसटी प्रोविजन पढ़ने वाले वो दोनों के लिए सेम है, क्योंकि ये दो प्रोविजन है जो चैप्टर हम लोग देखने वाले भी, चैप्टर 5 चैप्टर 6 वो अलग है, बाकी सारे प्रोविजन दोनों के लिए सेम। ओके, अब पहले चेक पोस्ट हुआ करती थी स्टेट बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि स्टेट को अपनी रेवेन्यू इंश्योर करना था। तो भाई बाहर से कोई माल तो नहीं आ रहा, या माल बाहर जा रहा है, सेल हो रहा है, लेकिन सेल टैक्स का वीएटी का पेमेंट नहीं हुआ, तो इसलिए चेक पोस्ट बनाई जाती थी, ठीक है, जिससे कि टैक्स की चोरी नहीं हो। अब उनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ई वे बिल इंट्रोड्यूस कर दिया ऑनलाइन। तो ई वे बिल भी हम लोग प्रोविजन उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो ई वे बिल है इसलिए चेक पोस्ट की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, इसके अलावा एक बेनिफिट और है, वो क्या है, जो पहले क्या होता था कि सीएसटी लगती थी। तो पहले सीएसटी लगती थी तो वेदांता, मान लीजिए वेदांता की फैक्ट्री सिलवासा के अंदर है, वो कॉपर केबल प्रोड्यूस करती है, मतलब मैन्युफैक्चर करती है। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया होता है। ओके, तमिलनाडु के अंदर होता है, कर्नाटका में होता है, यूपी के अंदर होता है। अब इंटर स्टेट के मामले में क्या था, सीएसटी लगती थी, और सीएसटी का क्या था, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं था, तो सीएसटी कॉस्ट बन जाती थी। तो मान लीजिए वेदांता ने सप्लाई किया सिलवासा से वेस्ट बंगाल किसी फैक्ट्री के अंदर, तो सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है। अब इंटर स्टेट है तो मैंने आपको क्या बोला, वीएटी रिप्लेस हो जाएगा सीएसटी से, और मान लीजिए जो सीएसटी की टैक्स रेट थी वो 2%, तो वेस्ट बंगाल को जो परचेजर है उसको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो उसका कॉस्ट हो जाती थी 102। अब मेटल मार्केट के अंदर 2% कॉस्ट इज वेरी हाई, तो टैक्स क्या है उसको, ये टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं था तो इसलिए उसकी कॉस्ट 102 हो गई। और मेटल जो मार्केट है वो 1% 1.5% मार्जिन के ऊपर ही काम करता है, तो बिजनेस बिकम नॉन वायबल। तो इसका तोड़ क्या था, एक वीएटी लॉ में ये सब स्टॉक ट्रांसफर ये सब का था, ठीक है, जो ये ट्रेडिंग ऑफ गुड्स में स्टॉक ट्रांसफर होता था। तो वेदांता क्या करेगा, इस सीएसटी को अवॉइड करने के लिए उसने क्या किया, वेस्ट बंगाल के अंदर एक वेयर हाउस बनाया, वेयर हाउस या ब्रांच, यहां से वो स्टॉक ट्रांसफर करेगा और फिर इधर सप्लाई करेगा, जिससे कि वो सीएसटी को अवॉइड कर पाए। नहीं तो ये बंदा खरीदेगा नहीं, ये बोलेगा भैया मैंने 2 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट था, वाई शुड आई परचेज फ्रॉम यू। तो इस टैक्स को अवॉइड करने के लिए उसने वहाँ वेयर हाउस बनाया वेस्ट बंगाल में और वहाँ से सप्लाई किया, तो स्टॉक ट्रांसफर के ऊपर टैक्स नहीं था। अब इसके लिए वेदांता को एक उधर वेयर हाउस बनाना पड़ा, वेयर हाउस बनाया तो उधर कुछ स्टॉक भी रखना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी, उसके सिक्योरिटी के लिए सुपरवाइजर रखना पड़ेगा, वेयर हाउस का किराया भी लगेगा, सो ऑब्वियसली इट इंक्रीज वेदांता कॉस्ट, करेक्ट, इनएफिशिएंसी बोल सकते हैं इसको, करेक्ट। अब जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद, क्योंकि अब सीएसटी नहीं है, तो अब वेदांता यहां वेयर हाउस नहीं बनाएगा,
इट कैन डायरेक्टली सप्लाई फ्रॉम हियर। तो वेदांता की अब कॉस्ट सेव हो गई। अब वो वेयर हाउस वहीं बनाएगा जहां से उधर वो सबको सोर्स कर सके, मतलब सबको सेल कर सके। जैसे इंदौर, तो वो यहाँ से कैटर कर सकता, मान लीजिए उसके ज़्यादातर जो कस्टमर है वो यूपी के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, ओके, गुजरात के अंदर है। तो पहले तो क्या था, वो राजस्थान में अलग वेयर हाउस बनाता, गुजरात में बनाता, यूपी में बनाता, जिससे कि सीएसटी लेवी नहीं हो और वो कॉस्ट बढ़ जाए, लेकिन ये कॉस्ट इंक्रीज हो जाती। अब वो क्या है, यहाँ बनाएगा तो यहाँ से एमपी भी कैटर हो जाएगा, इंदौर से यूपी भी हो जाएगा, राजस्थान भी हो जाएगा, गुजरात भी हो जाएगा। तो अलग अलग उसको वेयर हाउस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज द पॉइंट। अंडर जीएसटी, a taxable person can establish hub and spoke approach for distribution of his final product। तो वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ही अपना वेयर हाउस ये सब बनाएगा जिससे कि वो डिस्ट्रीब्यूट इजीली कर सके। ठीक है, तो अगेन दिस इज गोइंग टू इफेक्ट पॉजिटिवली, करेक्ट। आपने देखा होगा जैसे बॉम्बे के बाजू में भिवंडी है, कि बॉम्बे में तो रेंटल रेट हाई है, इसलिए उसके बाजू में भिवंडी एरिया डेवलप हो गया ओनली फॉर वेयर हाउसेस। तो वेदांता ने भी बना के रखा था, ठीक है, जिससे कि महाराष्ट्र में जहां भी पुणे उने में जरूरत हो तो भिवंडी वो वेदांता मैन्युफैक्चर करता था सिलवासा के अंदर, उधर से फिर यहाँ गुड्स ट्रांसफर करता था, फिर यहाँ से महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूशन करता था। तो जैसे जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, वेदांता ने सबको मेल भेजा अपने कस्टमर को कि भैया अब मैं वेयर हाउस बंद कर रहा हूँ, तुम लोग चूज कर लो कि सिलवासा से तुम लोग मटेरियल लोगे या टुट्रीकोन से लोगे, क्योंकि उनका टुट्रीकोन में अलग प्लांट है। ठीक है, तुम लोग चूज कर लो। एक दिन पहले, मतलब डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, आप ऑर्डर देना, मैं डायरेक्टली ट्रक रवाना कर दूंगा सिलवासा से। जबकि पहले उसने वेयर हाउस बना के रखे थे स्टेट वाइज। सो ऑब्वियसली इट हैज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन वेदांता P&L। बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ मैंने आपको समझा ही दिया। तो एक सीजीएसटी एक्ट है, आईजीएसटी है, यूटीजीएसटी है, फिर एचजीएसटी स्टेट वाइज है, एंड कंपनसेशन वाला गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। ठीक है, ये 5 एक्ट है। अब एक्ट क्या है, बेसिकली प्रोविजंस। अब एक्ट के जो प्रोविजन है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे एक्ट बोलता है कि रिटर्न फाइल करना है, अब रिटर्न का फॉर्मेट ये सब कहाँ होगा, रूल्स के अंदर। एक्ट बोलता है कि अगर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं हुआ तो प्रेस्क्राइब रेट पे आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो प्रेस्क्राइब कहाँ की जाती है, रूल्स के अंदर। एक्ट बोलता है जब आप सेल करोगे तो टैक्स इनवॉइस रेज करोगे, अब टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट क्या होगा, क्या कंटेंट होगा, वो रूल्स में। सो रूल्स इज बेसिकली टू इम्प्लीमेंट एक्ट। तो सीजीएसटी एक्ट के लिए सीजीएसटी रूल्स, आईजीएसटी एक्ट के लिए आईजीएसटी रूल्स, यूटीजीएसटी एक्ट के लिए यूटीजीएसटी रूल्स, एचजीएसटी एक्ट के लिए स्टेट वाइज एचजीएसटी रूल्स, एंड फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट के लिए इसके रूल्स। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट आपस में सेटलमेंट करेगी वो अलग रूल्स है, मतलब ये अपने को लेना देना नहीं है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपस में सेटलमेंट करेगी। अब एक्ट या रूल्स में नोटिफिकेशन अमेंडमेंट के लिए नोटिफिकेशन इश्यू किया जाता है। तो हर एक्ट के अंदर, सीजीएसटी के अंदर जैसे 2 नोटिफिकेशन है, सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन, हम लोग इन शॉर्ट में इसको बोलेंगे सिटी। नॉन टैरिफ, टैरिफ मतलब टैक्स रेट, तो जहां टैक्स रेट का इम्प्लीकेशन नहीं है, जैसे मान लीजिए ड्यू डेट एक्सटेंड की गई रिटर्न की, अभी कोरोना वायरस का इशू है, ठीक है, लोग बंदे रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, तो ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इश्यू किया। तो वो कौन सा होगा, नॉन टैरिफ, जो भी टैक्स रेट को इम्पैक्ट करे वो टैरिफ नोटिफिकेशन। तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, सिटी रेट, सिटी रेट या सिटी आर, हम लोग ऐसे लिखेंगे सिटी आर, ओके। और जो नॉन टैरिफ नोटिफिकेशन होगा वो सिटी होगा केवल। तो सीजीएसटी के लिए एक सिटी रेट, रेट हमेशा ध्यान रखना, टैरिफ नोटिफिकेशन कब इश्यू होगा, जब टैक्स रेट को इम्पैक्ट किया जाए। उसके अलावा जैसे ड्यू डेट एक्सटेंड की, ओके, या कोई अमेंडमेंट हुआ किसी सेक्शन या रूल्स के अंदर, तो नॉन टैरिफ नोटिफिकेशन इश्यू होगा। तो ये सीजीएसटी के अंदर भी है, फिर आईजीएसटी में, यूटीजीएसटी में और जीएसटी सेस में, ऐसे ही अब एचजीएसटी के अंदर भी है, ओके।
उसके अलावा सर्कुलर्स होंगे, तो सीजीएसटी के अंदर अलग सर्कुलर, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, एचजीएसटी, जीएसटी, कंपनसेशन से। अब सर्कुलर जैसे मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन इशू हुआ, उसमें क्लैरिटी नहीं थी, तो इंटरप्रिटेशन का इशू हो रहा था, तो इंडस्ट्री बॉडी ने जाके या जो टैक्स पे उन्होंने जाके रिप्रेजेंट किया सीबीआईसी के सामने कि भैया इसका इंटरप्रिटेशन समझाओ, तो सीबीआईसी फिर क्या करेगा, सर्कुलर इशू करके उसको क्लेरिफाई करेगा। ओके, तो ये बॉडी ऑफ लॉ हो गया। अब डेफिशिएंसी इन द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम मैंने आपको समझा दिया। सो अगर आप देखोगे, नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लेवीज इन स्टेट वीएटी सच एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा, तो स्टेट वीएटी लगाता था, इसके बाद जो लग्जरी टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, वो अलग से लगाता था, तो उनका मतलब आपस में एक टैक्स नहीं था, तो स्टेट के अंदर भी मल्टीपल टैक्सेस थे। कैस्केडिंग इफेक्ट मैंने अभी आपको क्या समझाया कि नॉन वेटेबल सीएसटी, यानी सीएसटी जो लगता था उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था, तो कैस्केडिंग इफेक्ट यानी अब जब ये बंदा सेल करेगा, जो हमने एग्जांपल लिया 102, तो उसकी कॉस्ट 102 हो गई, क्योंकि सीएसटी लेवी हुआ, सीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तो उसके ऊपर वो मार्जिन ऐड करेगा, मान लीजिए 10 रुपीज़। अब वो जब भी सेल करेगा, उस समय वीएटी एप्लीकेबल था, तो वो 112 के ऊपर लगाएगा, क्योंकि 2 रुपये उसकी जो सीएसटी उसने पे किया वो कॉस्ट है, इसलिए कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। इंक्लूजन ऑफ सैनवेट इन द वैल्यू फॉर इम्पोजिंग वीएटी, हमने ये डिस्कस किया कि जीएसटी के पहले मल्टीपल टैक्सेस होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता था, स्टेट गवर्नमेंट वीएटी लेवी करता था, आपस में उनका कोई लेना देना नहीं था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपीज़ था, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाता था 10 रुपीज़, तो 110। अब जब वीएटी लगता था तो उसके अंदर एक्साइज ड्यूटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं था, तो ऑब्वियसली जो ट्रेडर था जो परचेज कर रहा था उसकी कॉस्ट क्या हो गई 110, उसके ऊपर लेट्स से वो मार्जिन 10 रुपीज़ ऐड करेगा, उसके ऊपर वीएटी मान लो 5% है, तो इसके ऊपर लगाएगा, तो ये कॉस्ट हो गई उसकी 10 रुपीज़। अंडरस्टूड? ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं था, क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू थी, तो अगर ट्रेडर ने बाय किया, रिटेलर ने बाय किया, तो वो उसकी कॉस्ट हो गई, तो टैक्स ऑन टैक्स हो गया। इसलिए जीएसटी के अंदर बोलते हैं कि नो कैस्केडिंग इफेक्ट, बट प्रीवियसली कैस्केडिंग इफेक्ट वाज देयर, तो एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी आपको वीएटी चार्ज करना था। ठीक है, तो 10 रुपीज तो उसका मार्जिन है, इसके ऊपर तो वीएटी लगेगा ही, 110 रुपए के अंदर ऑटोमेटिकली एक्साइज ड्यूटी शामिल है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्योंकि उसकी कॉस्ट है, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना, तो इसके ऊपर भी वीएटी एप्लीकेबल था। तो टैक्स ऑन टैक्स, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग रेवेन्यू, स्टेट गवर्नमेंट की अलग रेवेन्यू, उनको एक दूसरे से लेना देना नहीं। नो सैंडविच अवेलेबल आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, तो एक्साइज ड्यूटी का जो सैंडविच मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल था वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे ही था। वंस द आइटम वाज सोल्ड टू ट्रेडर, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था, जो मैंने आपको समझाया। ओके, तो ये केवल मतलब आप फॉर्मल रूप में आप पॉइंट, हम लोग फॉर्मल रूप में पॉइंट डिस्कस करना है। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वीएटी एंड सर्विस टैक्स, नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वीएटी एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि वीएटी अलग लगता था, सर्विस टैक्स अलग लगता था। सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू थी, वीएटी किसकी रेवेन्यू थी? स्टेट गवर्नमेंट की। और कुछ कुछ आइटम में इसकी वजह से डबल टैक्सेशन भी था, जैसे आउटडोर केटरिंग। आउटडोर केटरिंग जो रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट सर्विसेज थी, उसके अंदर क्या था, स्टेट बोलते थे भाई ये गुड्स है, बिकॉज यू आर ईटिंग द डिश, तो इट इज सब्जेक्ट टू वीएटी। और सेंटर बोलता था कि भाई रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो तो वेटर आपको सर्विस भी दे रहा है, तो इट इज आल्सो सब्जेक्ट टू सर्विस टैक्स। सो रेस्टोरेंट सर्विसेज was subject to VAT as well as service tax. Okay. Benefit of GST, creation of unified national market. Now people are going to basically decide on the basis of efficiency, not on the basis of tax regime.
अब वेदांता को अलग अलग वेयर हाउस स्टेट वाइज बनाने की जरूरत नहीं है, वो सिलवासा से सब जगह सप्लाई कर देगा, या कोई एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बीच में चूज कर लेगा कि भाई मेरे यहाँ कस्टमर है जहां से मैं इनको सप्लाई कर सकता हूं। सो दैट्स व्हाई इट इज यूनिफाइड नेशनल मार्केट। मिटिगेटिंग कैस्केडिंग इफेक्ट, नो टैक्स ऑन टैक्स, नो टैक्स ऑन टैक्स। Elimination of multiple taxation and double taxation, we already discussed. Boost to Make in India initiative, because now you are setting up plant or you are taking decision on the basis of efficiency, तो आपकी कॉस्ट ऑब्वियसली कम होगी, यू कैन compete globally. So basically it is going to drive your export, which is going to help the country. Okay. इंक्रीज इन रेवेन्यू, ये कैसे पॉसिबल है? पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग डेटाबेस, मतलब उसका टैक्स पेयर अलग, स्टेट गवर्नमेंट का अलग, आपस में वो लोग बात नहीं करते थे। अब बिजनेसमैन भी परेशान हो जाता है कि भैया मैं अगर रजिस्ट्रेशन लूंगा तो मेरे को अलग अलग जगह लेना पड़ेगा, ये मेरे लिए नाइट मेयर है, मैं बिजनेस करूँ कि इनकी टैक्स के कंप्लाइंसेज देखूँ, मैं बिजनेस करूँ कि इनके टैक्स के कंप्लाइंसेज देखूँ। तो वो बोलता था इससे अच्छा तो ये है कि मैं चोरी करूं। तो कई बिजनेसमैन ऐसे थे, ठीक है, और डेटा शेयरिंग इनके बीच में होती नहीं थी। सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू, इट वाज इम्पैक्टिंग टैक्स रेवेन्यू। लेकिन अब बिजनेसमैन सोचेगा भाई अब क्या है, वन नेशन वन टैक्स, हालांकि ड्यूल जीएसटी है, लेकिन ठीक है ना, मैं भी इतना टेंशन क्यों लूं, लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन माई बिजनेस। तो जो 2 नंबर का मामला ज़्यादा था पहले, अब उम्मीद की जा रही है कि भाई वो 1 नंबर में तब्दील हो जाएगा, इसलिए इंक्रीज इन रेवेन्यू। ओके, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इन इंडिया, वी ऑलरेडी डिस्कस ड्यूल जीएसटी ऑन ईच ट्रांजेक्शन, center is going to levy tax as well as state is going to levy tax. If such transaction is interstate in union territory, then SGST is going to be replaced with UTGST. ये मैंने डिस्कस कर लिया, CGST एक्ट, HGST एक्ट, UTGST एक्ट एंड IGST when it is going to be levied on interstate supply. ओके, अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है, भाई आपको गुड्स अपन नॉर्मली बोलते हैं कि भाई गुड्स गुड्स गुड्स, लेकिन तरह तरह के गुड्स होते हैं। आप किराना की शॉप में जाओगे तो आपको हजारों आइटम मिलेगा, डी मार्ट जाओ, रिलायंस का जो मार्ट है उसमें जाओ, या कहीं भी जाओ आप, आपको उसके अंदर हजारों आइटम मिलेंगे। और हमने ये भी डिस्कस किया कि जो नॉर्मल टैक्स ब्रैकेट है वो क्या है, 5%, 12%, 18%, 28%, तो उनका क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब जैसे हम, आप लोगों ने टैली यूज किया होगा, तो अमित जैन आपने लेजर खोला, दूसरा आपने वापस क्या किया, दूसरी बार अमित जैन के बीच में एक डबल स्पेस मार दिया, तो एक अनदर दूसरा लेजर खुल जाएगा। तो जब अपन उसकी मैपिंग करते हैं तो डिफिकल्टी होती है टू जनरेट द बैलेंस शीट और P&L। बट SAP या जो दूसरे ERP पैकेज है वो कैसे काम करते हैं, दे वर्क ऑन न्यूमेरिकल नंबर्स, because numerical numbers is easy to trace and do the mapping। तो इसीलिए जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के लिए HSN यूज किया गया है, विच इज 8 डिजिट कोड। ओके, और ग्लोबली ये यूज किया जाता है, कस्टम के अंदर भी हम देखेंगे यही यूज होता है। तो ग्लोबली ये स्टैंडर्ड है HSN कोड, तो हर गुड्स को इसके अंदर क्लासीफाई किया गया। जैसे लैपटॉप, तो उसको क्लासीफाई किया गया, मान लीजिए 8 डिजिट के अंदर, ये करेक्ट कोड नहीं है। फिर मोबाइल को इस तरह, ठीक है, तो 8 डिजिट कोड है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। सर्विसेज के मामले में क्योंकि इसका कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं था, तो इंडिया ने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली सर्विस अकाउंटिंग कोड डिवाइस किया, विच इज बेसिकली 6 डिजिट कोड। ओके, रजिस्ट्रेशन, सो थ्रेशोल्ड लिमिट, सबको रजिस्ट्रेशन लेना है क्या, जितने भी बिजनेसमैन है, पानी पूरी वाले को, सबको नहीं। सो देयर इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट, नॉर्मल लिमिट इज 20 लाख। ओके, फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट 10 lakh limit, and if the seller is dealing specifically
हम लोग सेलर वर्ड अभी मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। चैप्टर 2 के बाद मैं सेलर वर्ड को रिप्लेस कर दूंगा सप्लायर से, बिकॉज इन जीएसटी रिजाइम सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट। तो अगर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स है या सेलर ऑफ गुड्स है तो उसके लिमिट 40 लेकर। अभी ये केवल आपको बैकग्राउंड में बता रहा हूँ, करेक्ट। मैंने आपको क्या बोला, बेस। हम लोग डिटेल में चैप्टर 9 के अंदर डिस्कस करने वाले प्रोविजन रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन। तो किसके लिए 10 लाख लिमिट है, किसके लिए 20 लाख है, किसके लिए 40 लाख है, या किसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, वो हम लोग चैप्टर 9 में देखेंगे। कंपोजिशन स्कीम। अब जीएसटी में सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो अब जो छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। कंप्लाइंसेस काफ़ी ज़्यादा है जीएसटी के अंदर, ऑनलाइन है। तो उनके लिए कंपोजिशन स्कीम बनाई गई है, जिससे कि उनको जो उनके ऊपर जो कंप्लाइंस बर्डन है जीएसटी का वो कम हो जाए। ये हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, इंटरस्टेट हो सीमलेस अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इन जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल सीमलेसली। तो वो कॉस्ट नहीं होगा, जैसे सीएसटी हमने देखा कि वो कॉस्ट हो जाता है। तो इन जीएसटी क्रेडिट इज अवेलेबल सीमलेसली, and you are going to understand in detail related provision related to input tax credit in chapter 8। कंपनसेशन सेस मैंने आपको बता ही दिया। जीएसटी में एक कॉमन पोर्टल है gst.gov.in। नॉर्मली मैं सबको बोलता हूं कि किसी भी जो टैक्स पेयर की लाइफ है जीएसटी के अंदर, जो रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होती है, आप रजिस्ट्रेशन लोगे उसके बाद ही आप जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन से लेके जो रिटर्न उसकी फाइलिंग है, या जब वो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का डिसीजन लेता है, वो पूरी जो लाइफ साइकिल है वो इस कॉमन पोर्टल पे मैनेज की जाती है, www.gst.gov.in, which is managed by GSTN, which is not for profit organization। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका मैनेज करती है। और जीएसटी पोर्टल पे क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, रिटर्न फाइलिंग होगी, फिर वो रिटर्न फॉरवर्ड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को। वो लोग कैलकुलेट करेंगे भाई किसकी रेवेन्यू कितनी है, उसके बेसिस पे सब कुछ सेटलमेंट होगा। बंदा बोलता मैंने टैक्स पेमेंट कर दिया, ठीक है, टैक्स पेयर, तो बैंक से वो पेमेंट आया नहीं आया, मतलब बैंक कंफर्म कर रही कि हाँ टैक्स पेमेंट हो गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के भी अकाउंट है बैंक के अंदर, तो वहाँ पेमेंट हुआ नहीं हुआ। तो ये सब कुछ मैनेज कौन करेगा, gst.gov.in। तो एंटायर जो डेटाबेस होगा वो कहाँ होगा, gst.gov.in। तो यहीं टैक्स पेयर लॉगिन करेगा, रजिस्ट्रेशन लेगा, ओके, रिटर्न फाइल करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट देखेगी अरे भैया मेरा रेवेन्यू कितना, उसमें से जो भी एमआईएस रिपोर्ट ये सब है सब कुछ यहीं से जनरेट होगी। पहले उनका विचार था कि ये एक ही पोर्टल होनी चाहिए, लेकिन बाद में इसमें इतना ट्रैफिक था कि ये पोर्टल अधिकतर समय आज की तारीख में भी ये काम नहीं करती। वी नॉर्मली प्ले लॉग इन लॉगआउट गेम। मतलब जब भी रिटर्न की डेट होती है देन टैक्स पेयर ऑब्वियसली एसएस इज गोइंग टू लॉग इन इनटू द सिस्टम, और ये सिस्टम इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है तो ये उसको बाहर निकाल देता है। तो आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि इट इज इन कंप्लीटली इन मैस। सो इज एक्चुअली इज इन मैस, क्योंकि इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है इस पोर्टल की। आपने एक कमरा बनाया, उसकी कैपेसिटी है 10 लोगों की, लेकिन अचानक से उस कमरे के अंदर 100 लोग एंटर करना चाहते हैं, तो क्या होगा, वो एंटर कर पाएंगे कि केओटिक सिचुएशन हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी ना, करेक्ट। तो उसी तरह उन्होंने जो बैंडविड्थ बनाई है वो कम लोगों की थी, मतलब इतने जने ही लॉग इन कर पाते हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है, सब लास्ट डे को रिटर्न फाइल करते हैं, सो अचानक से वो लॉग इन लॉग आउट गेम स्टार्ट हो जाता है। आप लॉग इन करते हो, वो आपको बाहर फेंक देता है ये पोर्टल। तो अभी भी ये दिक्कतें हैं,
तो हम लोग इसको लॉग इन लॉग आउट गेम बोलते हैं। तो रिटर्न की डेट के दिन ये दिक्कत होती है। तो फिर गवर्नमेंट ने जो ई वे बिल, मतलब पहले उनका विचार था कि ये एक ही पोर्टल होगी जो सब कुछ करेगी। अब उनसे ये ट्रैफिक मैनेज नहीं हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने जो ई वे बिल की पोर्टल अलग से कर दी। ओके, आपको ये ध्यान रखना कि ये पोर्टल इस पूरा लाइफ साइकिल एक टैक्स पेयर का मैनेज करती है, और इसको मैनेज कौन करता है? जीएसटीएन, विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, विच बेसिकली प्रोवाइड एंटायर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, अब जीएसटीएन ने ये पोर्टल बना दी। अब टैक्स पेयर नॉर्मली अपना अकाउंट किस में रखता है? कोई टेली यूज करता है, कोई मैनुअली रखता है, कोई के पास बड़ी बड़ी कंपनियों के पास ईआरपी पैकेजेस है, एसएपी, ओरेकल, वो सब वो यूज करते हैं। तो उनके पास एक अलग सिस्टम है, और जो ये जीएसटी पोर्टल है उसका एक फॉर्मेट अलग है। तो इन दोनों के बीच में एक ब्रिजिंग की जरूरत है, ब्रिज की, करेक्ट, जिससे कि ये जो डेटा है जो टैक्स पेयर हो सकता है मैनुअली रखे, एक्सेल शीट में रखे, या टेली या ईआरपी पैकेजेस में रखे, उसको वो डेटा ट्रांसफर करना है किधर? पूरा डेटा नहीं, जो भी टैक्स से रिलेटेड डेटा जो गवर्नमेंट को चाहिए, जीएसटी पोर्टल के अंदर। तो एक ब्रिज की जरूरत है, क्योंकि डेटा दोनों, यहाँ जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से डेटा नहीं रखा गया। तो उसके लिए जीएसटी ने क्या किया? दे हैव सेलेक्टेड जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, जिसको हम लोग जीएसपी बोलते हैं इन शॉर्ट। So they are going to develop the application, and that application is going to help taxpayer to convert the data in desired format. ठीक है, तो उन्होंने कुछ जीएसपी अपॉइंट किए जो ऑथोराइज है, और ये जीएसपी ने उन्होंने हेल्प ली है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर की। सो दे कैन डेवलप द एप्लीकेशन, रिक्वायर whatever is the requirement, according to that they can take the help of application service provider and can develop the application. So GSP is selected by GSTN. उन्होंने if they require then they can also select, मतलब they can appoint ASP। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि जैसा डेटा अपलोड करना जीएसटी में, जैसा रिटर्न का फॉर्मेट है, वो सब डेवलप किया जा सके, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन इन जीएसटी। ठीक है, तो उसके लिए इन सब की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज इट विल बी ए वेरी अबनॉर्मल सिनेरियो, क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं मालूम चलेगा कि कैसे हो रहा है। तो टेली में कोई बंदा डेटा रख रहा है, अब टेली का अलग फॉर्मेट है और जीएसटीएन की रिक्वायरमेंट अलग है, तो ये लोग उसको जो रिक्वायरमेंट का जो गैप है उसको ये लोग ब्रिज करेंगे। ओके, अब जीएसटीएन के अंदर, मतलब जो जीएसटी है जहां हम लोग ये वेबसाइट की बात कर रहे हैं, उसके अंदर सब डेटा जाना चाहिए। अब आप लोगों को मालूम है वेबसाइट हैक हो जाती है, वायरस के इश्यू होते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या चूज किया? बेसिकली इसमें पुलिंग सिस्टम यूज किया, पुल सिस्टम। अब ये पुल सिस्टम क्या होता है? आप किसी मॉल के अंदर जाते हो और वहां किसी शॉप के अंदर एंटर होते हो, या आपकी ऑफिस के अंदर, आपने देखा होगा डोर पे लिखा हुआ पुश पुल, तो पुश के अंदर हम लोग पुश करते हैं और पुल के अंदर हम लोग डोर को पुल करते हैं, करेक्ट? तो इन्होंने जो सिस्टम इंप्लीमेंट किया है, जो सर्वर इंप्लीमेंट किया, वो पुल सिस्टम है। यानी कि जो जीएसपी अपना, जो अभी हम लोग ने बात की जीएसपी की, उनका सर्वर होगा। ठीक है, तो यहां से डेटा पुश नहीं किया जाएगा जीएसटी के मेन सर्वर में, जीएसटी सर्वर उस डेटा को पुल करेगा, जिससे कि ये जो सर्वर है वो प्रोटेक्टेड रहे, उसके साथ कुछ इश्यू नहीं हो। तो पुल सिस्टम उन्होंने फॉलो किया। तो जीएसटी सर्वर जीएसपी सर्वर से डेटा को पुल करेगा, न कि जीएसपी सर्वर इसको पुश करेगा। ओके, अब ये जो टैक्स पेयर है
वो अलग अलग फॉर्मेट में अपना डेटा रखता है, चाहे वो ईआरपी पैकेज हो, टैली हो, या एक्सेल सीट हो, या मैनुअल हो। वो जीएसपी का सिस्टम यूज करके जीएसपी उसको एक एप्लीकेशन देगा जिसके बेसिस पे वो डेटा जो इसका डिजायर फॉर्मेट होगा उसमें अपलोड हो जाएगा, और फिर वहां से वो डेटा जीएसटी सर्वर पुल कर देगा। ओके, तो एप्लीकेशन किस लिए यूज होगी? केवल कन्वर्जन के लिए। तो ये रिटर्न फॉर्मेट है, ऐसे डेटा चाहिए तो उसका ऑटोमेशन करना है कि टेली से वो ऑटोमेटिकली डेटा उठाए और उसके अंदर ट्रांसफर कर दे, या तो मैनुअली आप फीड करो जो भी इसका फॉर्मेट हो, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उसकी बजाय जीएसपी एक एप्लीकेशन दे देगा कि भैया टेली सॉफ्टवेयर से, और टेली एक जीएसपी भी है, तो गवर्नमेंट ने टेली को जीएसपी अपॉइंट किया, तो टेली सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिकली डेटा इस फील्ड में कन्वर्ट होगा और रिटर्न फाइल हो जाएगा टैक्स पेयर का। तो सीमलेस रिटर्न फाइल हो जाएगा, उसको मैनुअली पंचिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए जीएसपी को अपॉइंट किया गया है और टेली को भी लाइसेंस दिया गया है, मतलब टेली इज एक्चुअली जीएसपी, क्योंकि जो अधिकतर जो छोटे दुकानदार है वो टेली यूज करते हैं। अब उनको बोलेंगे हर महीने तुमको रिटर्न फाइल करना है, ये फॉर्मेट में तुम लोग डेटा डालो, सो इट इज गोइंग टू टेक द टाइम। तो वो टाइम को कट शॉर्ट करने के लिए टेली ने एक एप्लीकेशन बना दी कि भैया टेली तुम लोग यूज कर रहे हो तो ये डेटा चाहिए, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली रिटर्न तुम लोग का पॉपुलेट हो जाएगा एंड यू कैन फाइल टू द गवर्नमेंट। ओके, व्हाट इज द आउटसाइड परव्यू ऑफ जीएसटी? वी ऑलरेडी डिस्कस। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन परमानेंटली आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, यू नीड टू कीप इन माइंड। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, these 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट फॉर द टाइम बिंग इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। मैंने लॉजिक भी बताया क्यों है ये बात। व्हेन जीएसटी काउंसिल विच नॉर्मली डिसाइड, ठीक है, जीएसटी काउंसिल हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले कि जीएसटी काउंसिल क्या है। जब भी वो डिसाइड करेगी तब ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट इट कैन कम विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी। tobacco is subject to GST as well as excise duty. Entertainment tax cannot be levied by state government, it is already subsumed in GST, but local bodies can still levy the entertainment tax, that is not subsumed in GST. Okay, so this end our discussion of basic structure of GST law. Okay, so before jumping to next topic, let's take a short break. Thank you very much. Bye bye.